ओके जी, अगर साथ साथ हम आज इसको कंप्लीट कर देंगे, ईसीजी करवा करके ना आज इसको क्लोज करेंगे सीबीएस को। मैं शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक, शुक्र आप सुनाएं। यार आप लोग डिसाइड कर लो नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट करना है, एंडो करना है, रेनल करना है, या कोई और सिस्टम करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। हिमाटोलॉजी करना है जो को कि हिमाटोलॉजी ऐसा कोई लेंथी नहीं है, वो छोड़। एंडो कर लेते हैं, ओके जी, एंडो कर लेते हैं। वो जरा जल्दी 3 से 4 मिनट। चलिए आज ये लो कर लेते हैं। आपके पास ऑप्शन देख लो, मस्क करना है मस्कुलो का, एंडो करना है मैंडो का, हिमाटोलॉजी कहते हो हिमाटोलॉजी भी ऑप्शन। इन सब में से डिसाइड कर लेना कौन सा करना, फिर मुझे बता देना, फिर हम वो कर लेंगे। ये कह रहा है मस्कुलोस्केलेटल, ये कह रहा है एंडो। रेनल कर लो, फिर बेसिक वही हो रही है। ओके जी, अगर बेसिक में आपका रेनल हो रहा है ना, तो फिर हम उसकी मेडिसिन कर लेते हैं साथ। क्या कहते हो? आप लोग डिसाइड कर लेना यार कौन सा करना, फिर मुझे बता देना, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओ अच्छा जी, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? ईसीजी करेंगे। ईसीजी को डिस्कस करने से पहले ना आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि पी वेव कब बनती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बनता है, टी वेव कब बनती है। ठीक है, अब तो ये सारी बेसिक्स की बातें हैं ना, मुझे आप लोग बताओ पी वेव कब बनती है। हाँ जी, पी वेव कब बनती है, ये आपने अब सीवीएस का टेस्ट भी दे दिया, अब इतना तो आपको पता होगा ना पी वेव कब बनती है। ओके जी, जब क्या होता है? वेरी गुड जैन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बनता है आपका? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जब आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जब डीपोलराइजेशन होती है ना आपकी, तब क्या होता है? आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। टी वेव जब आपका वेंट्रिकुलर रिलैक्स करता है, मतलब कि रीपोलराइजेशन होती है। ठीक है, ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है। एट्रिया का पी वेव बन रही है तो ये कब बन रही है। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो ये कब बन रहा है। टी वेव बन रही है तो ये कब बन रही है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताना है, मैंने पढ़ना है, ये किशन होती है। ऐसे नो वॉइस ब्रेक। आवाज भी इशू आ रहा है। अब आ रही है आवाज आपको?
जैन मुझे होस्ट बनाना है दूसरे नंबर से, 2 मिनट यार बस। जैन होस्ट बनाना। ओके जी। अच्छा, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मैंने आपको कहा कि जब आपकी पीवेफ बनती है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्यूआरएस बनती है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है, टीवेफ तब बनती है जब आपकी वेंट्रिकुलर रिलैक्स करता है। ऐसे नोड की लोकेशन क्या होती है? पहले तो ये भी एमसीक्यूज आता है ना कि ऐसे नोड की लोकेशन किधर होती है। आपने बताना जी, ये राइट एट्रियम के ऊपर पड़ा होता है। ठीक है, किधर पड़ा होता है बच्चों? राइट एट्रियम के ऊपर पड़ा होता है। ऐसे नोड का काम क्या होता है? ऐसे नोड का काम क्या होता है? ये क्या करता है? आपकी इम्पल्सिस जनरेट करवाता है। ठीक है। ऐसे नोड आगे एवी नोड को मैसेज देता है, एवी नोड फिर आगे आपके जाके बंडल ब्रांचेस को मैसेज देते हैं, बंडल ब्रांचेस आपके फिर परकंजी सेल्स को मैसेज देते हैं, परकंजी फाइबर को, और कंप्लीट आपको क्या करवाते हैं? हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ना, इधर ऐसे क्या पड़ा हुआ हमारे पास? लेफ्ट एट्रियम पड़ा हुआ, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर है। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकुलर है। ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ आपके? इस जगह पे आपका ऐसे नोड पड़ा हुआ है। ठीक है। ऐसे नोड क्या करेगा? आपके इम्पल्स जनरेट करेगा। पहले उसने क्या करवाया? आपका एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने पास क्या पड़ा होता है? एवी नोड पड़ा होता है। एवी नोड पे आगे थोड़ी देर करंट डिले करता है। किसी को पता है एवी नोड पे आगे करंट डिले क्यों करता है? हाँ जी। 0.2 सेकंड का डिले आता है यहाँ पे। क्यों डिले आता है? करंट का किसकी फीलिंग होती है? आपके बच्चों, वेंट्रिकुलर की फिलिंग होती है। वेरी गुड जैन। आपका डिले इसलिए आता है ताकि जो आपके वेंट्रिकल है ना वो फिल हो जाए। ठीक है। फिर आपका आगे मैसेज मिलता है, सबसे पहले मिलता है लेफ्ट बंडल ब्रांच को। ठीक है। लेफ्ट बंडल ब्रांच फिर आगे किसको देती है? राइट, इधर से फिर निकलता है राइट बंडल ब्रांच को मिलता है। फिर परकंजी को मिलता है, आपके कंप्लीट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। किसी को पता है लेफ्ट बंडल ब्रांच को क्यों मिलेगा? हाँ जी। किसी को पता है पहले लेफ्ट बंडल ब्रांच को क्यों मिलता है? देखें, हमने जब नॉर्मल स्प्लिटिंग पढ़ी थी, नॉर्मल स्प्लिटिंग जब आपने पढ़ी थी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग पढ़ी थी, फिर उसके बाद आपने पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग पढ़ी थी। याद है कल वाले टेस्ट में उसमें क्वेश्चन भी था। आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच को इसलिए मिलता है कि जो आपका अयोटिक वेल्व होता है ना वो पहले बंद होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू किसके? पल्मोनरी वेल्व के। इसीलिए लेफ्ट बंडल ब्रांच को पहले मैसेज मिलता है, फिर उसके बाद किसको मिलता है बच्चों? राइट बंडल ब्रांच को मिलता है। ये वाली बात समझ में आ गई? ये नॉर्मल आपकी स्प्लिटिंग होती है, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग जो सुनते हैं ना आप, वो ये फिजियोलॉजिकल है। ठीक है। क्या मैंने आपको बात बताई यहाँ पे कि पहले लेफ्ट बंडल ब्रांच को मैसेज क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि आपका एयोटिक वेल्व पहले बंद होता है, बाद में आपका पल्मोनरी वेल्व बंद होता है। इसलिए क्या होता है? लेफ्ट बंडल ब्रांच को पहले मैसेज मिलता है। समझ आ गई वाला पॉइंट? अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं आगे ईसीजी की। बेसिकली हमारे पास ना 12 लीड्स होती हैं टोटल। ठीक है। इलेक्ट्रोड्स डाल के टोटल हमारे पास कितनी होती हैं? 12 होती हैं। 6 हमारी लगती हैं किस पे? चेस्ट पे लग रही होती हैं। और 6 किधर लगती हैं? हाँ जी, किसी को पता है? 6 किधर लगती हैं बच्चों? लिम्स पे लग रही होती हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए टोटल कितनी है तो आपने बताना है 12। 6 चेस्ट पे लगती हैं और 6 किधर लगती हैं? लिम्स पे लगती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब ना लीड्स की लोकेशन देखते हैं। हमने जो पढ़ा था ना V1 V2 के अंदर, अगर एसटी एलिवेशन देखेंगे तो क्या होगा? लाडा में इंटीरियर वॉल पे एमआई होगा। अब देखते हैं V1 लीड लगाते हैं किधर? इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। V1 अगर जो लीड होती है वो हमारे चेस्ट के किस एरिया पे लगती है? तो आपने बताना फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये लिख लीजिएगा। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड पे ये लगती है। कहाँ पे? राइट साइड पे। वेरी गुड अफसा। राइट साइड पे लगती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। वेरी गुड सिराज। ओके जी। V1 कहाँ लगती है? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड पे। अब आपकी V2 किधर लगती है? हाँ जी, V2 बताएं। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस अगेन ऑन लेफ्ट साइड बतानी है आपने। ठीक है। इसकी लोकेशन आपने जरूर याद करनी है। ये आपसे प्रैक्टिकल लाइफ में पूछते हैं, जो आपकी V1 लीड है वो किधर लगती है, V2 लीड है वो किधर लगती है। अभी थोड़ी देर के लिए V3 को छोड़ें, V4 को डिस्कस करते हैं। V3 में भी आपको बताता हूँ किधर लगती है। जो आपकी बच्चों V4 होती है ना, ये आपके फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर लगती है। वेरी गुड शराज। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगती है। ठीक है। किधर लगती है V4? आपके फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। अगर पूछा जाए फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे कौन सा रीजन होता है, तो आपने बताना है बच्चों यहाँ पे हार्ट का क्या होता है? एपेक्स होता है। ठीक है। और ये किस जगह पे होता है? बिल्कुल बिलो द निप्पल होता है। यहाँ पे आपकी अगर पूछा जाए बिलो द निप्पल कौन सी लीड लग रही है, तो आपने बताना V4 लग रही है। ठीक है।
कौन सा एरिया? ये मिड क्लेविकुलर लाइन। क्या क्या मैंने बताया? V4 का फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगती है, एपेक्स ऑफ हार्ट होता है हमारे पास यहाँ पे रीजन, बिलो द निपल होती है, और मिड क्लेविकुलर लाइन यहाँ पे होती है। समझ में आ गई V4 किधर लगती है? हाँ जी, V4 वाला पॉइंट समझ में आ गया। ओके जी, अब बताएं V5 किधर लगती है? V5 लीड किधर लगती है? V5 भी आपके किधर लगती है बच्चों? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, वहीं पे लगती है। लेकिन वो किधर थी? मिड क्लेविकुलर लाइन। ये किधर होगी हमारी? मिड एक्सिलरी लाइन पे लगेगी। ठीक है जी, किधर लगेगी? मिड एक्सिलरी लाइन पे। कौन सी लगेगी हमारी? ये V5। अच्छा, अब किसी को पता है V6 किधर लगेगी? V6, हाँ जी बिल्कुल जबीउल्ला, V6 किधर लगेगी? V6 भी आपके V5 के बिल्कुल साथ लगेगी। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, अगेन ऑन ऑन विच लाइन? मिड एक्सिलरी लाइन। क्या क्या हमने डिस्कस किया? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? V1 है। V1 किधर लग रही है आपके? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताए, रिपीट करें, V1 किधर लग रही है? V1 किधर लग रही है? V1 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, हाँ हाँ, आगे राइट साइड पे। V2 किधर लग रही है? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड पे। पहली दो तो सिंपल थी। फिर मैंने कहा V4 किधर लग रही है? V4 आपने बताना है बच्चों, एपेक्स वाले पार्ट पे लग रही है, मिड क्लेविकुलर लाइन पे, बिलो द नक्कल। अगर V5 का पूछा जाए, ये भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे है, लेकिन ये किधर है? मिड एक्सिलरी लाइन। और V5 के साथ बिल्कुल V6 लग रही होती है, ये भी किधर होती है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन। साथ साथ आपने याद करना है। अब हमारे पास बच गया V3। अब V3 पता किधर लगती है? बिटवीन द V2 एंड द V4। ठीक है, V4 और V2 के दरमियान जो लगती है ना, वो कौन सी होती है हमारे पास? V3 होती है। लीड में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना रिपीट करते इसको एक दफा, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। ओके जी, अगर समझ में आ गई ठीक है। ये लीड वाला यहाँ पे अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, MCQs आते होते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी का कैलकुलेट करना हो हार्ट, मतलब कि उसका कैसे पता चलेगा इसका हार्ट रेट क्या है, इसका हार्ट रिदम क्या है? सबसे पहले आपके पास अगर पेशेंट आता है ना, तो कुछ बुक्स कहती हैं कि सबसे पहले हम इसका रिदम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कुछ बुक कहती हैं कि क्या करेंगे, हम इसका रेट कैलकुलेट करेंगे। अगर आपसे ओवरऑल वैसे पूछा जाए तो आपने बताना जी रिदम पहले कैलकुलेट करेंगे इसका, रिदम देखेंगे इसका नॉर्मल है या नहीं। अब रिदम बेसिकली क्या होता है? आर के दरमियान जो इंटरवल होता है ना, हम वो उसको देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैं एक दफा इसी यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखें, ये ऐसे पी वेव बनी, ये ऊपर गया, QRS कॉम्प्लेक्स बना, ये S बना, और ये ऐसे T। क्या बना गया? QP QRS T। अगेन फिर आगे ऐसे स्टार्ट होगा, अगेन दोबारा बनेगा। जो इसके दरमियान वाया होगा ना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिदम बोल रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रिदम बोल रहे होते हैं। अब रिदम की समझ आ गई, रिदम क्या है? हार्ट रेट क्या होता है? अब रेट वो होता है कि आपका हार्ट कितनी दफा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या चल रही है, उसको ब्रेडी कार्डिया है, टैकी कार्डिया है, हम इस चीज को क्या करेंगे, इसमें रूल आउट करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले पता होना चाहिए कि बात करते हैं हम किसकी? रेट की। अब हमने रेट कैसे कैलकुलेट करना है, देखें। नॉर्मल जो ECG पे बॉक्स होते हैं, पता कितने होते हैं? किसी को पता नॉर्मल ECG पे कितने बॉक्स होते हैं? नॉर्मल ECG पे अगर ओवरऑल सारे पूछा जाए, नहीं नहीं, ओवरऑल, ओवरऑल पूछा जाए शराज, तीन नहीं, वो तो आप एक बॉक्स के बता रहे हो ना मुझे, एक लार्ज बॉक्स के आप 3 से 5 बता रहे हो। 400। देखें, जो ओवरऑल होते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं 300 होते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी हम रेट को कैलकुलेट करते हैं ना, तो 300 पे डिवाइड करते हैं। देखें, एक लार्ज अगर पूछा जाए, एक लार्ज बॉक्स के अंदर कितने स्मॉल बॉक्स होते हैं, तो आपने बताना है 3 से लेके कितने, 5 तक होते हैं। ठीक है, आपने ये बताना है। अगर पूछा जाए एक जो लार्ज बॉक्स है उसका कितना टाइम होता है, कितना टाइम लेता है वो बनने में, तो आपने बताना है 0.2 सेकेंड लेता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एक जो स्मॉल बॉक्स है वो कितना टाइम लेता है, स्मॉल बॉक्स कितना टाइम लेता है, तो आपने बताना है कितना, 0.4 सेकेंड लेता है। ठीक है, ये पता चल गया। एक लार्ज बॉक्स कितना ले रहा है? 0.2। एक वो स्मॉल बॉक्स कितना ले रहा है? 0.4 ले रहा है सेकंड। ठीक है, ये वाला आपको MCQ समझ में आ गया। 0.04 आएगा, सॉरी यहाँ पे। अब देखिए, मैंने क्या बताया कि इसको, मैंने क्या बताया कि एक लार्ज बॉक्स का कितना होता है, टोटल कितने होते हैं एक लार्ज बॉक्स के अंदर? स्मॉल बॉक्स 5 होते हैं ना।
अब अगर आप इसको 0.04 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे ना, तो नॉर्मल टाइम फिर कितना आएगा, 0.2 सेकेंड आएगा एक लार्ज बॉक्स जितना। कैलकुलेट ऐसे करना है आपने। एक लार्ज बॉक्स कितने उसके अंदर स्मॉल होते हैं, 3 से लेके 5 तक। फॉर एग्जाम्पल हमने उसको 5 कंसिडर किया, 5 को क्या करना है, एक स्मॉल बॉक्स के टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपने स्मॉल को लार्ज से मल्टीप्लाई करना है तो एक बिग स्क्वायर का टाइम निकल आएगा। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, 0.2 सेकेंड कैसे आएगा। ओके जी। अच्छा, अब हमने रेट कैसे कैलकुलेट करना है। रेट हमने ऐसे कैलकुलेट करना है, एक आर आर के दरमियान जितने बॉक्स होंगे ना, हमने वो कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करके हमने किधर किस पे डिवाइड कर देना है, 300 पे डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कितने आए, एक आर आर के दरमियान जो बॉक्स है वो बच्चों वो 3 आए, 3 स्मॉल बॉक्स आए। मैंने क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है किस पे, 300 पे। इसका आंसर क्या आएगा, हाँ जी, इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर 100 नहीं आएगा। इसका मतलब इसका क्या चल रहा है, 100 बीट पर मिनट नहीं चल रहा। 100 बीट पर मिनट रेट नहीं चल रहा है इसका, हाँ जी, 100 बीट पर मिनट चल रहा है। किसी को ये वाली बात समझ में ना आई हो पूछ ले, फिर आगे नहीं तो हम रिदम को कंटिन्यू करते हैं। रिदम हमने कैसे चेक करना है, हाँ जी, किसी को पता है। टैकीकार्डिया जी, अगर 100 क्रॉस करेगा तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, टैकीकार्डिया में कंसिडर करेंगे। 60 से लेके 100 तक हमारे पास नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, हार्ट रेट की रेंज होती है 60 से लेके 100 तक। अभी तक इसने 100 क्रॉस नहीं किया। अगर 100 क्रॉस करेगा इसका मतलब ये है कि इसके अंदर टैकीकार्डिया और साइनस टैकीकार्डिया उसको बोलते हैं। अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर आप आपको रेट समझ में आ गया, हम बात करते हैं कि किसकी, रिदम की बात करते हैं। अब रिदम कैसे कैलकुलेट करना है। रिदम क्या होता है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आर आर के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा ना, उसको हम क्या कहते हैं जी, ये क्या है, इसका रिदम है। ये एक ईसीजी ऐसे ड्रॉ की, ठीक है, फिर ऐसे कंटिन्यू हुआ, ये इसके अंदर ना ज्यादा रिदम आ गया। नॉर्मल कितने बॉक्स होने चाहिए थे बच्चों, 3 से 5 होने चाहिए था, ये बढ़ गया, गैप ज्यादा आ गया, डिस्टेंस ज्यादा आ गया इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि इसका जो रिदम है ना, वो अब क्या है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, रिदम क्या है इसका, अब नॉर्मल नहीं है। अच्छा, एक तो हम बॉक्सेस काउंट करके हम इसका पता लगवा लेंगे किसका, रिदम का, कि ये रेगुलर है कि ये इरेगुलर है। एक हमारे पास तरीका ये होता है। दूसरा तरीका हमारे पास पता क्या होता है, कार्ड मेथड होता है। किसी को पता है कार्ड मेथड क्या होता है, सिंपल एक पेपर लेके ना, उसके एक लाइन हम यहाँ पे लगा देंगे, एक पेपर की लाइन यहाँ पे लगा देंगे, ऐसे उठा के हम आगे जो ईसीजी बन रही होगी उसका मेजर करेंगे। ठीक है, अगर तो उसका रेगुलर होगा तो डिस्टेंस इक्वल होगा, अगर उसका रेगुलर नहीं होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, या शॉर्ट हो जाएगा या लॉन्ग हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, कार्ड मेथड बोलते होते हैं। कार्ड मेथड की समझ आ गई। कार्ड ओके जी, अगर कार्ड कार्ड मेथड की समझ आ गई, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के अंदर जो पी वेव है ना, कौन सी पी वेव, वो ज्यादा पीक पे जा रही है, मतलब कि ए ऐसे ऊपर जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिकली इसके किधर इशू हो सकता है, आपके राइट साइड पे हो सकता है, राइट साइड ऑफ हार्ट। क्यों, क्योंकि जो एस से नोड की लोकेशन होती है वो किधर होती है बच्चों, राइट एट्रियम पे नहीं होती, बिल्कुल ऊपर जो पड़ा होता है उसके। इसीलिए पीक अगर पूछा जाए, पीक्ड वेव पीक किस पे देखी जाती है, तो आपने बताना है बच्चों, राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी बोलते हैं इसको, या इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं बच्चों, पी पल्मोनेले बोलते हैं। समझ में आ गई ये वाला पॉइंट, पी पल्मोनेले क्या होती है, कि जब आपकी पी वेव पीक पे जा रही हो, उसका साइज, उसकी लेंथ बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाए, राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी की वजह से। अब आपको पता राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो गई है, तो भाई कॉन्ट्रैक्शन भी तो उतनी ज्यादा होगी ना एट्रियम में अब। तो जितनी कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर ज्यादा होगी, पी वेव उसकी पीक पे नहीं जाएगी, उतनी पी वेव उसकी पीक पे जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन इधर पता क्या आता है, हम बाइफिड पी वेव किधर देखते हैं, कौन सी, बाइफिड पी वेव। हाँ जी, किसी को पता है बाइफिड पी वेव किधर देखते हैं। जो बाइफिड पी वेव होती है, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि बाइफिड पी वेव होती क्या है। बेसिकली ना, वो ए ऐसे करके दो पी वेव बन जाती हैं, फिर आगे आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और दोबारा ये बनता है। ये पी वेव उसने दो बना दिए, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइफिड पी वेव। अगर पूछा जाए बाइफिड पी वेव किसके अंदर बनती है, वेरी गुड राज, वेरी गुड हफ्सा जबीउल्ला, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी के अंदर बन रही होती है, दूसरा माइट्रल स्टीनोसिस वाले पेशेंट के अंदर बन रही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एग्जामिनर पता क्या करता है, मिड डायस्टोलिक मर्मर मेंशन कर देगा, साथ कर देगा जिसको ऑर्थोपनिया भी हो रहा है, सॉरी वो कर देगा डिस्निया भी हो रहा है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी हो रही है, और पूछेगा कि आप ईसीजी पे क्या फाइंडिंग देखेंगे। क्वेश्चन समझ में आया।
तो आपने बताना है जी बाइफिड पी वेव देखेंगे। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक पेशेंट है, उसको क्या है, मिड डायस्टोलिक मर्मर है। मिड डायस्टोलिक मर्मर की वजह से उसको आगे आपको पता है कि जब आपका मिड डायस्टोलिक मर्मर की वजह से लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, जब लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, इसकी वजह से पीछे एसोफेगस कंप्रेस हो जाएगी, डिस्निया हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर। प्लस एग्जामिनर पूछेगा ईसीजी पे क्या फाइंडिंग देखेंगे आप, तो आपने बताना बाइफिड पी वेव। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। समझ में आ गई ये वाले एमसीक्यूज की? ये एमसीक्यू समझ में आ गया, बाइफिड पी वेव कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर? ओके जी, अगर समझ में आ गया। अच्छा, अब हमारे पास ना, ओके अगर समझ में आ गया, देखें अगला क्वेश्चन क्या होता है। एक पेशेंट आया है, उसकी ना पी वेव एब्सेंट हो रही है। अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि एक पेशेंट है, उसका पी वेव उसका एब्सेंट है, और जो उसका रिदम है ना वो रेगुलर है, मतलब कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पी वेव है ना वो एब्सेंट है। ये कौन सा पेशेंट है, किसी को पता है? वेरी गुड शराज फातिमा। ये कौन सा है? सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का पेशेंट है। सुप्रावेंटिक, कल मैंने एग्जाम में क्वेश्चन बनाया था कि ऐसी कौन सा ड्रग है जो सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस है? हाँ जी, किसी को पता है? वेरी गुड शिराज, एडिनोसिन। अगर पूछा जाए इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगा इसका सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया का, हाँ जी ये भी मैंने आपको बताया। वेरी गुड हफ्सा, केरोटिड मसाज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्या करेंगे? केरोटिड मसाज करेंगे। क्या मैंने बताया? अगर पी वेव एब्सेंट हो जाए और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में जो आपका रिदम है, रिदम क्या था, आर और आर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल है, लेकिन पी वेव एब्सेंट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया का पेशेंट है। अगर पूछा जाए इनिशियल ट्रीटमेंट क्या करेंगे, केरोटिड मसाज करेंगे। उसकी वजह अगर उससे भी ठीक ना हुआ तो वेलसेल्वा मैनवर कर सकते हैं। अगर उससे भी ठीक ना हो तो अडीनोसिन देंगे इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, जो ड्रग ऑफ चॉइस है स्पेसिफिकली अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अगर आपसे पूछा जाए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, हमारे पास एक पेशेंट है जबीला, वो जो आपने बताया था ना एट्रियल फिब्रिलेशन वाला, अब वो ये वाला पेशेंट है, पी वेव एब्सेंट है उसकी, ठीक है, और जो उसका रिदम है ना वो इरेगुलर है। ये एमसीक्यू आता है, रेगुलर नहीं, इरेगुलर। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या है कि ये कौन सा पेशेंट है, तो आपने क्या बताना है? एट्रियल फिब्रिलेशन का ये वाला पेशेंट है। कौन सा पेशेंट है? एट्रियल फिब्रिलेशन। बच्चों एमसीक्यू सिर्फ ऐसे ही आता है और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस मेंशन नहीं करता, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं मेंशन करता, बस ये दोनों चीजें मेंशन करके क्या करता है, एमसीक्यूज पूछ लेता है। इसके अंदर भी क्या करेंगे हम, इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या देंगे? हाँ जी, बेसिक्स वालों, इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या देंगे हम? इसमें कार्डियो वर्जन करेंगे नंबर वन। अगर कार्डियो वर्जन से भी ना फर्क पड़े, कैथेटर एब्लेशन कर सकते हैं इसके अंदर। अभी आपको बताता हूँ ये दोनों चीजें क्या होती हैं, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं बाद में, बस अब इतना याद रखें। एट्रियल फिब्रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया कि क्या होता है, आपकी पी वेव एब्सेंट होती है, जो रिदम होता है वो क्या होता है, इरेगुलर होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक एक डिजीज हमने क्या पढ़ ली, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पढ़ ली, एट्रियल फिब्रिलेशन पढ़ ली। फिर तीसरी बात एग्जामिनर पता क्या पूछता है, एक पेशेंट आया है उसके अंदर ना मल्टीपल पी वेव बन रही, आपको ईसीजी दिखाई जाएगी, उसके अंदर ऐसे ऐसे ऐसे, उसके अंदर पहले तो दो बन रही थी, तो कौन सा पेशेंट था? बाइफिड पी वेव माइट्रल स्टेनोसिस का। अगर ऐसे मल्टीपल पी वेव बन के बनते साथ ऐसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाए ना, तो फिर कौन सा पेशेंट होगा? वेरी गुड शरा, वेरी गुड हफ्सा, एट्रियल फ्लटर का पेशेंट होगा। और ये पेरेंट्स कौन सी है हमारे पास? शॉर्ट टूथ अपेयरेंस है इसका नाम होता है। कौन सी अपेयरेंस? शॉर्ट टूथ अपेयरेंस बोलते होते हैं इसको। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया एक दफा रिपीट कर दूं सारा। फिब्रिलेशन वाले पेशेंट के अंदर क्या फाइंडिंग आती है हमारे पास कि हमारा पी वेव एब्सेंट होता है, जो रिदम होता है वो इरेगुलर होता है। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के पेशेंट में पी वेव हमारे पास एब्सेंट होती है, लेकिन जो रिदम होता है वो रेगुलर होता है। बाइफिड पी वेव हम किसके अंदर देखते हैं? माइट्रल स्टेनोसिस वाले पेशेंट के अंदर देखते हैं। पी मिट्राले भी उसके अंदर देखते हैं। अगर पूछा जाए पी पल्मोनाले किसके अंदर देखते हैं, तो आपने बताना राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी में देखते हैं। और किसके अंदर देखते हैं? हमारा ट्राइकस्पिड सिनोसिस के अंदर भी वो देख सकते होते हैं, पी पल्मोनाले। ठीक है, अभी तक हमने ये डिस्कस किया, ये वाले सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको? हाँ, ओके जी, अगर समझ में आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों की इसकी एक्सिस डेविएशन की। एक्सिस डेविएशन की बात इतनी करनी है कि जो हमारे एग्जाम में पूछी जाए। अब एक्सिस डेविएशन पे हम देख क्या रहे होते हैं कि क्या इस पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, या इस पेशेंट को क्या है हमारे पास,
राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। अच्छा, शुरू में मैंने आपको ना, पिछली क्लास में मैंने आपको ना लीड्स पढ़ाई थी, याद है? किसी को V1 होती, V2 होती है। अगर तो एग्जामिनर क्या बात करे कि हमारे पास कौन सा पेशेंट है, वी इसका, एक मिनट। हेलो। अच्छा, आज यार इस तरफ वापस 2 मिनट, यार कॉल आ गई थी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि एक पेशेंट है, उसको क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, आवाज आ रही है मेरी? बच्चों आवाज आ रही? ओके, अगर आवाज आ रही है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए एक पेशेंट है हमारे पास, उसको क्या है, आपके पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, हमने उसकी एक्सिस डेविएशन की, हमें उस पर क्या फाइंडिंग मिलेगी? एमसीक्यू ऐसे आता है कि एक पेशेंट आया हमारे पास, उसके अंदर क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, फॉर एग्जांपल। अगर एग्जामिनर ऐसे पूछता है, यहाँ एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि जी 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 अफसा। अच्छा, एक्सिस डेविएशन वाला रिपीट कर दूं? ओके। अच्छा, एक्सिस डेविएशन में क्या देखना है हमने, कि क्या इस पेशेंट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, या इस पेशेंट के अंदर क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है ना, तो ईसीजी की लीड्स पे क्या फाइंडिंग है, ये हमें ईसीजी की लीड्स बताती हैं कि इस पेशेंट के अंदर कौन सी हाइपरट्रॉफी है। ठीक है, क्या करेंगे, ईसीजी की लीड्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं लीड 1 की, और इसके अंदर दूसरी हम क्या देखते हैं बच्चों, एवीएफ लीड। कौन कौन सी देखते हैं, लीड 1 और एवीएफ लीड। दो लीड्स के अंदर हम क्या फाइंडिंग देखेंगे, हमें पता चलेगा कि इस पेशेंट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये लीड 1 थी, लीड 1 में जो फाइंडिंग है वो ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है स्पेसिफिकली, और बाकी फाइंडिंग सारी नीचे की तरफ आ रही है। मतलब लीड 1 है जो स्पेसिफिकली, उसकी फाइंडिंग ऊपर ऊपर की तरफ है, और जो ईसीजी पे हमारे पास एवीएफ वाला पॉइंट है वो नीचे की तरफ है। ये इंडिकेट करेगा इस पेशेंट को क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। क्या बताया, जब हम ईसीजी पे लीड्स देखेंगे, लीड 1 अगर इस तरह ऊपर की तरफ होगी, और जो एवीएफ है वो ऐसे नीचे की तरफ होगी, ये फाइंडिंग देखेंगे जब आप। इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट को क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है। अब इसी को इन्वर्स कर दो। अगर लीड 1 की फाइंडिंग आप स्पेसिफिकली ऐसे देख रहे हो, ठीक है, और इसकी वजह से साथ ही फाइंडिंग आप जो एवीएस की ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हो, लीड 1 की फाइंडिंग एसीजी पे नीचे की तरफ, और एवीएफ की फाइंडिंग ऊपर की तरफ, ये इंडिकेट करेगी इस पेशेंट के अंदर क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। जब आप ईसीजी देखोगे ना, आप उस पे जब ये दो लीड्स देख रहे होगे, आप देखोगे अगर लीड 1 नीचे की तरफ है, उसके ऊपर लिखा होता है ये लीड्स का, तो इसका मतलब ये है इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अगर उसकी लीड 1 ऊपर की तरफ है, और जो उसका क्या है, एवीएफ नीचे की तरफ है, इसका मतलब यह है इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसको नीट करके दोबारा लिख लेता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हमसे इसका जब हाइपरट्रॉफी का क्वेश्चन आता है ना, ऐसे ही पूछते हैं। क्या कहता है कि जो लीड 1 है, इसकी फाइंडिंग किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में सेकंड और थर्ड नहीं देखेंगे क्या,
बच्चों सेकंड और थर्ड वाले, सेकंड और थर्ड लीड देखेंगे। सेकंड थर्ड लीड पे हम ये लीड व उसकी जो एरिया होगा वो सेकंड होगा, ठीक है। लेकिन जो उसकी फाइंडिंग हम देखेंगे वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। हम ऑलवेज हमेशा भी याद, ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम ईसीजी देखते हैं ना, वो सेकंड लीड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा कि जो लीड वन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, और जो एवीएफ की फाइंडिंग होगी वो नीचे की तरफ होगी। ये किसके अंदर देखते हैं हम? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अंदर। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या देखते हैं कि जो लीड वन है उसकी फाइंडिंग नीचे की तरफ होती है, और जो एवीएफ की होती है वो किस तरफ होती है? ऊपर की तरफ होती है। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है इसकी फाइंडिंग्स पे, ठीक है। वो हमें ईसीजी नहीं कुछ दिखाएगा एग्जाम में, या ईसीजी की कोई फोटो नहीं आएगी, इससे पूछेंगे जी ये बताएं ये कौन सी है, हमें ऐसे नहीं दिखाएंगे वो सिर्फ ये स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन करके क्या करेंगे, हमसे पूछ लेंगे जी बताइए कौन सा पेशेंट है। हाँ जी, ये वाली बात समझ में आ गई, फिर आगे हम डिजीज डिस्कस करें इसके। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? ओके, जगह समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आगे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पहले ये बताएं, जो पीआर इंटरवल का नॉर्मल लेवल कितना होता है, मतलब कितना टाइम पीरियड लेती है पीआर इंटरवल बनने में? 0.12 से लेके 0.2 सेकंड नहीं होता, 0.2 से लेके सॉरी 0.12 सेकंड तक इसका नॉर्मल टाइम नहीं होता बनते हुए, जब ये पीआर इंटरवल बनता है। बेसिक्स वालों को पता होगा। अगर पूछा जाए कितने बॉक्स से कंटेन करता है, आपने बताना 3 से 5 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर आते होते हैं। किसके अंदर? पीआर इंटरवल के अंदर। अगर फॉर एग्जाम्पल इसी को थोड़ा सा इन्वर्स कर दो, अगर ये 0.2 से सेकेंड से या 200 मिली सेकेंड से ज्यादा टाइम ले रही है पीआर इंटरवल, इसका मतलब क्या है? पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है। और पूछा जाए पीआर इंटरवल कौन सी डिजीज में प्रोलॉन्ग होता है, तो आपने बच्चों बताना है हार्ट ब्लॉक के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया? हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है आपका? पीआर ज्यादा टाइम ले रहा है बनने के अंदर, दिस इज नोन एज हार्ट ब्लॉक, पीआर इंटरवल का नॉर्मल टाइम। अच्छा, उसके बाद ना हम स्पेसिफिकली एक डिजीज देखते हैं। अगर आपसे, हाँ जी, वो फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री वो हम आगे जाके कंप्लीट डिस्कस करते हैं। ये तो सुपरफिशियली ओवरव्यू दे रहे हो ना सबका, कि बाद में अगर इसको पढ़ाऊं फिर समझ में आ जाए। वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम क्या होता है, किसी को पता है? वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, इसके अंदर मुझे एक बस फाइंडिंग बता दें, बेसिक्स वालों आपने तो टेस्ट दिया होगा। वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर, इस पेशेंट के अंदर क्या होता है? पीआर इंटरवल क्या प्रोलॉन्ग होता है कि शॉर्ट होता है? हाँ जी, पीआर रिड्यूस कर देता है। वेरी गुड तहसीन। पीआर इंटरवल क्या कर देता है बच्चों? डिप्रेस कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी डिजीज के अंदर हो सकता है मोस्ट लाइकली, तो आपने बताना है बच्चों कौन सी किसके अंदर होता है? पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट के अंदर देख रहे होते हैं। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट के अंदर पीआर क्या कर जाता है बच्चों? शॉर्ट कर जाता होता है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक ना एक फाइंडिंग आती है, बड़ी मजेदार सी फाइंडिंग है, इसके हम ईसीजी पे देखते हैं। किसी को पता है क्या देखते हैं इसकी ईसीजी पे? हाँ जी, ये देखें, ये ऐसे करके ऐसे बनता है, फिर ये ऐसे जाती है और फिर बनती है ईसीजी। ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? किसी को पता है? वेरी गुड जैन, दिस इज डेल्टा वेव। इसके अंदर हम डेल्टा वेव देख रहे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है डेल्टा वेव हम किसके अंदर देखते होते हैं, तो आपने बताना वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के अंदर हम देखते होते हैं। हाँ जी, यहाँ तक ये वाली बात समझ में आ गई? ओके जी, अगर समझ में आ गई। अच्छा, फिर हम बात करते हैं बच्चों किसकी? क्यूआरएस की, इसकी इंटरवल की। क्यूआरएस क्या करवा रहा था मैंने आपको, क्या बताया था? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन करवा रहा था ना मैंने, ये वाला। अच्छा, रिपीट कर दे लास्ट वाला पॉइंट। अच्छा, देखो, जो जबी ये देखो, ये मैं रिपीट कर देता हूँ। ये देखें, वॉल्फ पार्किंसन सिंड्रोम में पता क्या होता है आपके ना? पीआर इंटरवल ना वो शॉर्ट कर जाता है, मतलब नॉर्मली 3 से 5 बॉक्स ले रहा था, अब ये 2 ले लेगा। 2 बॉक्स के अंदर पीआर इंटरवल आ रहा है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी मैंने क्या कहा, किस पेशेंट के अंदर हो सकता है? पेरिकार्डाइटिस के अंदर, स्पेसिफिकली कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर, जो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को जनरेट ही नहीं सही तरह होने दे रहे, उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर शॉर्ट हो गया, इस पेशेंट के अंदर पता क्या फाइंडिंग आएगी? ऐसे करके पी वेव बनेगी, और ये ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएगा, जो ये वाया आएगा ना इसके अंदर, ये डेल्टा वेव बन रही है, ठीक है। करंट को आगे सही जाने में टाइम लग रहा है, सही नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि उसका पीआर, जो पी इंटरवल है जो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी जनरेट करवा रहा है, वो पेरिकार्डाइटिस की वजह से सही हो नहीं रहा। इसीलिए क्या होगा, इसके अंदर हम क्या देखेंगे? डेल्टा वेव देखेंगे। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन करवाता है। अगर ये पूछा जाए ये कितना नॉर्मल टाइम लेता है, हाँ जी, कितने बॉक्स लेता है और कितना टाइम लेता है?
अगर पूछा जाए तो आपने बताना है 0.12, ये सॉरी 0 पॉइंट ये देखता है 2 सेकंड लेता है, और ये कितना कंटेन करता है, 1 से 3। ओके, हाँ, वेरी गुड। अगर पूछा जाए कितने बॉक्स कंटेन करता है, तो आपने बताना है 1 से लेके 3 बॉक्स तक ये कंटेन करता है। कुछ बुक्स कहती हैं 2 से 3 तक ये बॉक्स ले रहा होता है। कौन? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाली ओ की जगह ये वाली समझ में आ गई। अच्छा, अब एक डिजीज है, फॉर एग्जांपल एक डिजीज है क्यूटी, उसके अंदर एग्जामिनर मेंशन कर देगा कि प्रोलॉन्ग हो रहा है। ऐसी कौन सी डिजीज है, एग्जामिनर पूछता है, जिसके अंदर आपकी क्यूटी प्रोलॉन्ग हो रही है? वेरी गुड। तो और 3.5 D पॉइंट, मुझे तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो और 3.5 D पॉइंट वाली डिजीज के अंदर क्या होता है, आपका क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग कर रहा होता है। ठीक है, अब आपसे कॉजेज पूछते हैं, ऐसी कौन सी कॉजेज हैं जो आपकी क्यूटी प्रोलॉन्ग करवा सकती है? हाँ जी, आइंस कम। अब स्पेसिफिकली कौन से आइन कम्स होंगे? हाइपोकाल्सीमिया होगा इस पेशेंट के अंदर। अब हाइपोकाल्सीमिया की वजह से क्यूटी इंटरवल क्यों प्रोलॉन्ग हो रहा है, आपने मुझे ये भी बताना है। हाइपोकलीमिया की वजह से क्यों आपका क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है, मुझे ये भी बताना है। रट्टा नहीं लगाना चीज को, मुझे ये भी बताना है। अगर फॉर एग्जाम्पल इन दोनों की वजह से हो रहा है, तो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग क्यों हो रहा है? तो 3.5 D पॉइंट बन क्यों रहा है, पहले तो मुझे आपने ये बात बतानी है ना। हर बुक पे लिखा हाइपोकाल्सीमिया, हाइपो ये मैग्नीसीमिया, सॉरी हाइपोक्लीमिया, ये सारी चीजें करवाती हैं। देखो बच्चों, आपको पता है कि जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है ना, जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, उसमें आपका कैल्शियम आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या जनरेट कराता है, आपका प्लाटियो फेज नहीं इंक्रीज कर बना रहा होता। ठीक है, तो अब आपको पता है कि किसी पेशेंट के अंदर बिकॉज कैल्शियम कम तो हार्ट कम, वेरी गुड। ठीक है, इसीलिए क्या करेगा, क्यूटी प्रोलॉन्ग कर देगा। हाइपोकलीमिया में भी यही कंडीशन होती है, रीपोलराइजेशन सही तरह नहीं होगी, फौरन से रीपोलराइजेशन हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर। इसीलिए क्या होगा कि इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, हम क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग देखेंगे इसके अंदर। समझ आ गई? ये शराज ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब आपको पता आइंस ही जब इसके कम है। ठीक है, एक पेशेंट के अंदर आइंस ही कम है, फॉर एग्जांपल ऐसे ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये ऐसे प्लाटो फेज मेंटेन हो रहा है। अब कैल्शियम बेसिकली यहाँ पे पोटाशियम चाहिए इसकी रिपोलराइजेशन करवाने के लिए। अब आपको पता है पोटाशियम तो हमारे पास वैसे ही कम है। जब हमारे पास पोटाशियम कम होगा, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा रिपोलराइजेशन होने में। ये देखो ऐसे ऐसे, पहले इसने फौरन ऐसे आ जाना था। अब आइंस कम है हमारे पास, ये ऐसे 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 स्लो स्लो करके नीचे आ रहा है, तो ये ज्यादा टाइम लेगा। इसकी वजह से जो हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, क्यूटी होगा, वो प्रोलॉन्ग कर देगा। हमारी रिलैक्सेशन क्या कर देगी, प्रोलॉन्ग कर देगी। ओके जी, कैल्शियम डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, बिल्कुल। अब आप इस पेशेंट के अंदर कैल्शियम कम है, तो भाई कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी तो कम हो रही है, तो जितनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसकी कम होगी, उतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा क्यूटी उसके जनरेट करने में, ज्यादा वक्त नहीं लेगा बनने में। इसीलिए क्या होगा इस पेशेंट के अंदर, इसके रिलेटिव कल एमसीक्यूज था आई थिंक, इसके रिलेटिव नहीं, कल मैंने इसमें से नहीं बनाने लगा था कर, इसमें से एमसीक्यूज वो ना टेटनी वो वाला, कि वो स्टिक साइन ट्रोशियस साइन डाल के ना हाइपोकाल्सीमिया का मैं पूछने लगा था ईसीजी पे फाइंडिंग, फिर मैंने वो नहीं डाला, मैंने कहा ये जरा ज्यादा टफ हो जाएगा अभी ना, तो फिर इसीलिए मैंने नहीं पूछा था ये वाला एमसीक्यूज। मैंने टाइप जरूर किया था, लेकिन फिर मैंने उसको वो एग्जाम में नहीं दिया ये वाला एमसीक्यूज। अच्छा, अब आपके टी वेव पे भी एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। एक आइन वाला था, पता नहीं वो गलत हो गया, आइन वाला, अब मुझे नहीं याद, पता नहीं वो कौन सा था आइन वाला। किसी को पता कल वाले जैन कल वाले पेपर में कौन सा आइन वाला एमसीक्यूज था? सोडियम वाला? नहीं यार, ऐसा तो क्रिटेन, हाँ पोटाशियम वाला। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, सही सही सही, मुझे याद आ गया, हाँ है था, बिल्कुल था। शराज वो था, हाइपोक्लीमिया वाला था वो स्पेसिफिकली। इनकी वैल्यूज बताओ। हाँ, वो हाइपोक्लीमिया थी, वो पोटाशियम उसके अंदर जो था ना, सोडियम भी मेंशन किया था, पोटाशियम, हाँ वो था एक एमसीक्यू था। जी जी, मुझे याद आ गया। अच्छा, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, बीसीजी बहुत लंबी पड़ी हुई है। टी वेव की बात करते हैं। अब किसी पेशेंट के अंदर जो टी वेव होती है, वो क्या करती है, प्रोलॉन्ग कर जाती है। मीन्स क्या करती है, उसका टॉल टी वेव हो सकता है किसी पेशेंट के अंदर, या टी वेव शॉर्ट होती है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं किस किस के अंदर, हाँ ये था, हाँ इसका आंसर क्या था शराज? शराज का टेस्ट दिया था ना? हफ्ता, शराज, तहसीन, हमजा, अजवत। जी जी, इसका आंसर क्या था? वेरी गुड अजवत। इसका आंसर था यू वेव। हाइपोकोलीमिया के अंदर हम क्या देखते हैं बच्चों, यू वेव देख रहे होते हैं। ठीक है, इधर भी आप मेंशन कर लें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइपोकलीमिया की वजह से क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा ना, तो एग्जामिनर पूछेगा हम कौन सी वेव देखेंगे, तो आपने बताना है कि ये यू वेव देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, हाँ मुझे याद आ गया, ये वाला एमसीक्यू डाल रहा था मैंने।
टी टॉल टी वेव किस डिजीज के अंदर देखते हैं? टॉल टी वेव कब देखते हैं, किसी को पता है? टॉल टी वेव हाइपरकलीमिया के अंदर देखते हैं। वेरी गुड फातिमा, यही एमसीक्यू गलत हुआ मेरा, ओके जी। हाइपरकलीमिया के अंदर क्या होता है, हम टॉल टी वेव देख रहे होते हैं। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज आता है, ये सारे मैंने आपको एमसीक्यू लिखवाए, एग्जाम में ऐसे ही पूछता होता है। ठीक है, टॉल टी वेव क्या होती है, इसके बाद वो पूछेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये क्यूटी किसके अंदर प्रोलॉन्ग प्रोलॉन्ग कर रहा है, पीआर किसके अंदर शॉर्ट कर रहा है। ठीक है, हम एक्सिस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का कैसे पता चलेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का कैसे पता चलेगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे। ठीक है, ईसीजी को इजी करके पढ़ें। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, हार्ट ब्लॉक की, जो हमारा मेन टॉपिक है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर हार्ट ब्लॉक हो गया, जो हम एवी ब्लॉक पहले डिस्कस कर रहे थे ना, अब हम उसको डिस्कस करेंगे, किसको, हार्ट ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। हार्ट ब्लॉक्स की टाइप कितनी होती है, पहले तो मुझे ये बताया ना, हार्ट ब्लॉक के अंदर हो क्या रहा होता है, मैंने भी आपको बताया, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग नहीं होता इसके अंदर। अगर फॉर एग्जांपल वो प्रोलॉन्ग हो रहा है तो कितने बॉक्सेस कंटेन करेगा, पहले कितने कर रहा था, 3 से 5 पहले कर रहा था, अब 5 से क्या करेगा बच्चों, ज्यादा बॉक्स लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको ये लिख लें। पहले 0.2 सेकंड लग रहा था, ठीक है, मीन्स के हमारा वो लग रहा था 200 मिली सेकेंड लग रहा था, अगर मिली सेकेंड पूछा जाए, अगर सेकंड पूछा जाए तो 0.2 सेकेंड। अगर उसको अब ये 200 मिली सेकेंड से ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या है, पीआर इंटरवल इसके अंदर क्या हो गया बच्चों, प्रोलॉन्ग कर गया। अगर आपसे पूछा जाए अब ऐसी कौन सी डिजीजेज हैं, क्या ऐसी कॉजेज हैं जो आपको क्या करवा सकती हैं, आपका पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग करवा सकती है, तो भाई आपने बताना है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर एमआई हो रहा है, वो करवा सकता है। किसी पेशेंट के अंदर इस्कीमिया हो रहा है हार्ट का, वो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग कर रहा है। कंजेनाइटल भी हो सकता है, ठीक है, कंजेनाइटल इशू होगा उस पेशेंट के अंदर, उसके अंदर भी क्या होगा, हमारा पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग कर सकता है। या अगर आपसे स्पेसिफिकली वायरस पूछा जाए, ऐसा कौन सा वायरस है जो आपका हार्ट ब्लॉक करवा सकता है, किसी को पता है? हाँ जी, ऐसी कौन सी वायरल डिजीज है, कौन सा वायरस है जो आपका हार्ट ब्लॉक करवा सकता है, किसने बताया? सीएडीबी, हाँ जी, करवा सकता है, क्रोनिक हार्ट डिजीज, एप्स्टाइन बायर वायरस, लाइम डिजीज। बच्चों अगर पूछा जाए ना आपसे, तो आपने बताना है कॉक्सैकी वायरस होता है इसके अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी गुड तहसीन, कॉक्सैकी वायरस होता है इसके अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी एक डिजीज पढ़ी थी हमने एक्लेजिया के अंदर, एक्लेजिया की सेकेंडरी कॉज थी, किसी को पता है एक्लेजिया की सेकेंडरी कॉज क्या थी? एक्लेजिया की सेकेंडरी कॉज, हाँ जी शराज, आईजीआई है, ये क्या है, ये कौन सी अफसा? वेरी गुड, शैगेस डिजीज, वेरी गुड। ट्राइपेनो, बिल्कुल जी, इसके अंदर जो होता है पैथोजन वो कौन सा होता है, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी होता है, और डिजीज कौन सी है, शैगेस डिजीज होती है हमारे पास। ये भी क्या करवा सकती है, आपकी हार्ट ब्लॉक करवा सकती है। कौन कौन सी डिजीजेस पढ़ी हमने, हमने पढ़ी एमआई करवा सकता है, स्कीमिया करवा सकता है, क्रोनिक हार्ट डिजीज करवा सकता है, कंजेनाइटली भी किसी के अंदर हार्ट ब्लॉक हो सकता है, कॉक्सैकी वायरस करवा सकता है, और हमारा शैगेस डिजीज भी करवा रहा होता है। एमसीक्यूज ये भी लिख लें। ठीक है, ये हमने सारी क्या डिस्कस कर ली, कॉज। अगर फॉर एग्जांपल अब बात करते हैं हार्ट ब्लॉक की। अब हार्ट ब्लॉक कितने टाइप्स के होते हैं, पहले तो मुझे ये बताए ना, कितने टाइप्स के हार्ट ब्लॉक होते हैं? आपने ये भी पढ़ी है बेसिक्स में बात, टाइप 1 और टाइप 2, और टाइप 2 के आगे कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, ओके जी। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके अंदर, टाइप 1 हार्ट ब्लॉक के अंदर। टाइप 1 हार्ट ब्लॉक की क्या फाइंडिंग होगी, पहले तो मुझे ये बताए ना, टाइप 1 हार्ट ब्लॉक की क्या फाइंडिंग होगी? दो दो दो, जस्ट इंक्रीज, वेरी गुड। पीआर इंटरवल क्या करेगा बच्चों, इसके अंदर क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, बस। इसके अंदर कोई पैथोलॉजिकल फाइंडिंग नहीं देखेंगे कि पी वेव इसके अंदर मिस हो रही है, क्यूआरएस मिस हो रहा है, कुछ भी इस पेशेंट के अंदर हम नहीं देखेंगे। ठीक है, बस इसके अंदर आपने ये याद रखना कि टाइप 1 हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, सिर्फ वो प्रोलॉन्ग कर रहा होगा। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों टाइप 1 हार्ट ब्लॉक का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अब आपको पता है बच्चों, इसके अंदर सिर्फ वो प्रोलॉन्ग कर रहा है ना, तो हम ऐसे ड्रग देंगे जो इसको प्रोलॉन्ग होने ना दे। अब ऐसे कौन कौन से ड्रग है इसके अंदर, बीटा ब्लॉकर, रेट को कंट्रोल करना है ना अब हमने इसके अंदर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या वल्सेल्वा मैनवर वैगल टोन को इंक्रीज करवाएंगे, बस। यही इसका ट्रीटमेंट है, किसका, टाइप 1 हार्ट ब्लॉक का।
फिर बात करते हैं बच्चों टाइप 2 हार्ट ब्लॉक की। अब उसने टाइप 2 हार्ट ब्लॉक को आगे दो में डिवाइड किया, एक होता है मोबिट्स टाइप 1। कौन सा? मोबिट्स टाइप 1। दूसरा क्या होता है हमारे पास? मोबिट्स टाइप 2। अब मुझे सबसे पहले इसकी फाइंडिंग बताएं, टाइप 1 के अंदर क्या होगी। इसके अंदर क्या होगा, हमारा पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यूआरएस इंटरवल क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। ओके जी, क्यूआरएस क्या हो जाएगा हमारे पास, एब्सेंट हो जाएगा। दिस इज नोन एज मोबिट्स टाइप 1। अब मोबिट्स टाइप 2 के अंदर क्या होगा, जिसको हम सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक भी बोलते होते हैं। क्या डिसअपियर जबीला? अच्छा, मोबिट्स टाइप 2 के अंदर पता क्या होगा, इसके अंदर बिना जो हमारा पीआर इंटरवल है ना, वो प्रोलॉन्ग होता जाएगा, लेकिन पता क्या है, वो जो सबकी पीक होगी ना वो सेम होगी, कांस्टेंट प्रोलॉन्ग करेगा। ठीक है, उसके अंदर कांस्टेंट नहीं था। इसके अंदर क्या होगा, पीआर इंटरवल हमारा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एकदम से क्या हो जाएगी, इसके अंदर भी हमारी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बीट मिस कर देगी। बार रहा होता है बट सेम बढ़ेगा और एट द, बिल्कुल जी बिल्कुल। पीआर इंटरवल इन शॉर्ट बोलो कि कांस्टेंट रहता है इसके अंदर, और एकदम से क्या होता है हमारे पास, क्यूआरएस मिस कर जाती है। दिस इज नॉन एज टाइप 2 हार्ट ब्लॉक। अगर अब आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी कॉजेज हैं जो आपके टाइप 2 हार्ट ब्लॉक कर सकती हैं, तो आपने बताना है स्पेसिफिकली एक ड्रग है डाइजॉक्सिन। वो अगर आप ओवर यूज करेंगे उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, उसकी वजह से आपको पता है कि उसका एक साइड इफेक्ट था, एरिदमिया करवाती थी। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आगे क्या आ जाएगा, इससे हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, डाइजॉक्शन करवा सकती है। और ओवर यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर, तो भैया आपने जब बीटा ब्लॉकर ज्यादा यूज कर लिया तो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी नहीं वो कम करेगा, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम कर देगा वेगल टोन इंक्रीज करने की वजह से। अब वेगल टोन कब इंक्रीज करती है, वेलसेल्वा मैनवर ज्यादा से ज्यादा को करना, उसके अंदर भी क्या हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है। क्या क्या मैंने बताया, डाइजॉक्सिन करवा सकती है, बीटा ब्लॉकर करवा सकती है, इस्कीमिया करवा सकता है। ठीक है, ये भी लिख लो। जब हार्ट की तरफ ब्लड ही नहीं सही तरह जाएगा उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपका हार्ट ब्लॉक हो सकता है। अगर पूछा जाए टाइप 2 का ट्रीटमेंट क्या है, सिंपल सी बात है, आपने इसके अंदर पता क्या करना होता है। अगर तो पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर एट्रोपिन देनी होती है। ठीक है, एट्रोपिन देनी होती है। किसी को पता है एट्रोपिन क्या करती है, एट्रोपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता है किसी को? ये एसिटाइल कोलिन के लेवल के साथ कुछ करती है, शुरू में पढ़ा हो बेसिक्स फार्मा में। ठीक है, इसके अंदर क्या देना है, एट्रोपिन देगी, एट्रोपिन देनी। अगर अगर पूछा जाए कि अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से फर्क नहीं पड़ा तो फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने इसके अंदर पेस मेकर लगा देना होता है, बस इसका यही ट्रीटमेंट होता है हमारे पास, आर्टिफिशियल पेसमेकर। या हम इसके अंदर क्या देख सकते हैं, हम एट्रोपिन देते होते हैं। ठीक है, परमानेंट पेसमेकर जी आर्टिफिशियल पेसमेकर भी बोलते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है, वेरी सिंपल। लेकिन बच्चों इसके अंदर ना प्रैब में से मैंने खुद क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन आ जाता होता है। ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ था। मोबिट्स टाइप 1 का भी मैंने उसके अंदर मेंशन किया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था, और टाइप 3 हार्ट ब्लॉक का भी मैंने दिया हुआ था। ठीक है, इसके अंदर पता क्या होता है, ना ही पीवेव का मल्टीपल पीवेव बनती हैं, फिर क्यूआरएस शुरू हो जाता है, क्यूआरएस 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 ऐसे शुरू होता है, फिर टी वेव। मतलब किसी वेव का पता नहीं चलता इसके अंदर। ठीक है, इटसेल्फ जनरेट हो रही होती हैं वेव्स। अगर आपसे पूछा जाए टाइप 3 हार्ट ब्लॉक की मेन कॉज क्या है, आपने बच्चों बताना फाइब्रोटिक डिजीज। अब फाइब्रोटिक डिजीज कौन सी डिजीज करवाती थी, हार्ट की फाइब्रोसिस कौन करवा रहा होता था, हमने पढ़ी थी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में पढ़ी थी। लॉफलर सिंड्रोम नहीं पढ़ा था आपने, याद है किसी को? लॉफलर सिंड्रोम पढ़ा था, इजिनोफिल्स आते हैं वो क्या करवा रहे होते हैं, आपकी हार्ट की फाइब्रोसिस करवा रहे थे। सार्कोडोसिस पढ़ा था आप लोगों ने, हीमाक्रोमाटोसिस पढ़ा था आप लोगों ने, ये सारी क्या करवा रही थी बच्चों, फाइब्रोसिस नहीं करवा रही थी हार्ट की। तो ये सारी फाइब्रोसिस करवाएंगी हार्ट को, कौन सा ब्लॉक करवा देंगी, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक करवा देंगी। ट्रीटमेंट इसका भी क्या देना बच्चों, एट्रोपिन और आर्टिफिशियल पेसमेकर, सेम, कोई इसमें डिफरेंशियल पॉइंट नहीं है। ठीक है, हाँ जी, हार्ट ब्लॉक में से सारे क्वेश्चन समझ में आ गई। फाइब्रोसिस, हार्ट ब्लॉक समझ में आ गया सारा, हो की जगह समझ में आ गया, ठीक है जी। अच्छा, एट्रियल फिब्रिलेशन डिस्कस करना है, या उसको फिर ऊपर से ही करवा दूं, बुक के ऊपर से ही करवा दूं, क्योंकि वो मैंने उसकी जो मेन फाइंडिंग थी वो तो बता दी थी, रेगुलर रिदम होगा उसके अंदर, पी वेव एब्सेंट होगी उसके अंदर। अच्छा, अब देखें एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होगा। अब इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है, हार्ट
आपका ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जैसे ना वो फड़फड़ा रहा है, मतलब प्रॉपर बीट नहीं जनरेट कर रहा। पी वेव एब्सेंट हो जाएगी। क्यू आर इसके अंदर क्या भाई, 1 मिनट ईसीजी कंप्लीट करनी है, आज मैंने इसको कंप्लीट करना है। रोज हमने आधा घंटा पढ़ा, आज 1.5 घंटा भी पढ़ लोगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। हार्ट मैंने अगली क्लास से पहले इसको खत्म करवाना है। हार्ट क्या कहता है, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी पी वेव एब्सेंट होती है, और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है ना बच्चों, वो इरेगुलर होता है। बस इसमें ये पता नहीं चाहिए। अगर कॉजेज पूछी जाए, ऐसी कौन सी कॉजेज है जो आपकी एट्रियल फिब्रिलेशन करवा देंगी, सारे वही। माइट्रल स्टीनोसिस, वेरी गुड। माइट्रल स्टीनोसिस करवा सकती है, ये नहीं आपने बोलनी, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन आता है इससे, वेरी गुड अफसा। और कौन सा करवा सकता है, हार्ट डिजीज करवा सकती है। हार्ट डिजीज में क्या बच्चों, इस्कीमिया करवा सकता है स्पेसिफिकली ना। जब ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड हार्ट की तरफ, तो हार्ट जोर अपना इटसेल्फ जोर लगाएगा। ठीक है। और क्या हो सकता है, ओवर यूज ऑफ कैफीन करवा सकती है इसके अंदर। ठीक है। आपकी बुक में ना इसका जो निमोनिक बना ना, वो पायरेट्स के नाम से आई गेस बना हुआ, मुझे अब याद नहीं है वो किस नाम से उसने निमोनिक्स बनाया है। इसमें उसने बताया जी पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाए या पल्मोनरी डिजीज हो जाए, वो करवा सकती है। इस्कीमिया करवा सकता है। रियूमेटिक हार्ट डिजीज करवा रही होती है आपकी एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है। एट्रियल माइक्सोमा, एट्रियल माइक्सोमा क्या होता है, हाँ जी, एट्रियल माइक्सोमा बेसिक्स वालों, एट्रियल माइक्सोमा, एट्रियल माइक्सोमा। शिराज, जैन, तहसीन, अजवत, हमजा। बच्चों आवाज आ रही है, लीडिंग मसल। हाँ जी शिराज, ये आ रही है तो बच्चों जवाब भी तो दो ना, फिर नहीं भी आता तो फिर भी बता दो, हम ब्रेक तो ना लगाएं अपनी। एट्रियल माइक्सोमा होता है कि आपका ना बच्चों ये बिनाइन कैंसर होता है, किसका, आपके एट्रिया का कैंसर होता है। ठीक है। एट्रिया का ये क्या होता है बच्चों, बिनाइन कैंसर होता है। अच्छा, एग्जामिनर पता है इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं आपको यहाँ पे क्यों, ट्यूमर इन एट्रिया, वेरी गुड फातिमा। देखें, वेरी गुड जैन, ये पता क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर शिराज इसका ये क्वेश्चन लिख लेना बच्चों, एग्जामिनर पता किस तरह क्वेश्चन देता है आपका। वो कहेगा एक पेशेंट है, उसको हार्ट में चेस्ट पेन है, फ्ला फ्ला उसको डिस्नी है, साथ कहेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सारी चीजें दे के ना वो साथ मेंशन करेगा इसके अंदर वेट लॉस हो रहा है। ठीक है। वेट लॉस प्लस मिड डायास्टोलिक मरमर, कहीं पे भी आ जाए ना, मिड डायास्टोलिक मरमर, आपने आंखें बंद करके इसका एट्रिल माइक्सोमा आंसर लगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस किया है, एलेबोरेट किया है, कि फॉर एग्जाम्पल जब भी वेट देखें, अब होता क्या है, जब आपके बच्चों पता है एक एट्रिया का कैंसर हो गया है, बिनाइन कैंसर ऑल दो, वो जब कैंसर हो गया तो वो आपके माइट्रल वेल को कंप्रेस नहीं करेगा, माइट्रल स्टीनोसिस नहीं कर देगा। तो बच्चों जब माइट्रल स्टीनोसिस होगी प्लस वेट लॉस होगा, जब माइट्रल स्टीनोसिस होगी, इसकी वजह से कौन सा मरमर सुनेंगे, तो आपने बताना भाई मिड डायस्टोलिक मरमर सुनेंगे। जब भी मिड डायस्टोलिक मरमर प्लस वेट लॉस हो तो आंखें बंद करके क्या आंसर लगाना है, एट्रिल माइक्सोमा लगाना है। ठीक है। कल मैं ये भी क्वेश्चन ऐड करने लगा था, फिर मैंने नहीं किया, मैंने कहा कैंसर है इसमें से रहने दो। समझ आ गई ये वाला। अगर फॉर एग्जांपल अब देखें, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले सुपरफिशियली बताया था, क्या बताया था, क्या करना है इसके अंदर हमने, कार्डियोवर्जन करेंगे, अब्लेशन करेंगे इसके अंदर, वो कर सकते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या करना होता है, देखें, सबसे पहले अगर हमारे पास जब भी ट्रीटमेंट में ऑप्शन होती है ना, हमने पेशेंट को रिससिटेट करना होता है। रिससिटेट का मतलब क्या होता है उसका, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेन करनी होती है। पहला पॉइंट हमारे पास यही होता है। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर हम आईवी हेपारिन देंगे, दूसरा काम जो करेंगे। अब आप मुझे बताएं इसके अंदर आईवी हेपारिन क्यों देंगे, आपको पता है सबको, हफ्सा क्यों देंगे आईवी हेपारिन इसके अंदर। बच्चों क्लॉटिंग है, देखें, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बता रही हैं। आईवी हेपारिन बच्चों हम इसलिए देंगे, आपको पता है ए फिब की जो कॉम्प्लिकेशन होती है, वो थ्रोम्बस नहीं बना देता, जब ब्लड की स्टेसिस होती है तो ज्यादा से ज्यादा थ्रोम्बस नहीं बनता, थ्रोम्बस की वजह से आगे एम्बोलाई नहीं बनता, एम्बोलिज्म नहीं बनता जो स्टॉक करवा रहा था। इसीलिए हम इस पेशेंट के अंदर फॉरन हेपारिन देना शुरू कर देंगे ताकि उसका थ्रोम्बस या क्लॉट ना बने। इसलिए क्या देंगे इसके अंदर, हम आईवी हेपारिन देंगे। अगर तो फॉर एग्जाम्पल, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर उसकी एज 60 से ज्यादा है, कितने से ज्यादा बच्चों, 60 प्लस उसकी एज है, तो आपने हमेशा पहले बात करनी कि हम इसका रेट कंट्रोल करेंगे, हार्ट रेट को कंट्रोल करेंगे।
किसको कंट्रोल करेंगे? हार्ट रेट को। अब क्वेश्चन आता है, ऐसे कौन से ड्रग है जो हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं? भैया आपने कहना हम इसके अंदर बीटा ब्लॉकर देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम इसके अंदर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या करना है, एज 60 से ज्यादा है तो उसका हार्ट रेट कंट्रोल करना है। अगर तो फॉर एग्जाम्पल उस पेशेंट की एज 60 से कम है, फिर एग्जामिनर पूछता है इसके अंदर क्या करना है, तो भैया आपने बताना है हमने इसका रिदम कंट्रोल करना। ठीक है, रिदम क्यों कंट्रोल करना है? ऐसे कौन से ड्रग है, पहले तो पूछेगा कि इसके अंदर रिदम कंट्रोल जो करवाती है। हाँ जी, बताएं मुझे, ऐसे कौन से ड्रग हैं जो रिदम कंट्रोल कराती हैं? मैंने ही आपको फार्मा में पढ़ाया था। रिदम कौन कंट्रोल करवाता है आपका? रिदम हार्ट, बताएं बताएं बताएं, हार्ट रिदम कौन कंट्रोल करवाता है? सीवीएस ਦਾ टेस्ट देता है ਤੁਸੀਂ, रिदम ਦਾ नहीं पता कौन कंट्रोल कराएगा? ਉਹ ਬੱਚੋ एंटी रिदमिक ड्रग नहीं करवाएंगी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ इंज पता नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ को केड़ा सवाल पूछ लिया, एंटी रिदमिक ड्रग करवाएंगी। एमियोड्रोन नहीं मैंने आपको बताई थी, फ्लिकेनाइड नहीं बताई थी मैंने उसके अंदर, जो हम ए फिब वाले पेशेंट के अंदर देते हैं। आपने ही बताया था जी, मैंने ही बताया था। ठीक है, शराद है यहाँ पे, शराद और छुट्टियां किया करो बच्चे। ठीक है, एंटी रिदमिक क्या करती हैं? हमारा एमियोड्रोन देंगे इसके अंदर, फ्लिकेनाइड देंगे इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, और कौन सी देंगे? हाँ जी। अच्छा, एमियोड्रोन का एक साइड इफेक्ट था, चलो मुझे ये बता दो। एमियोड्रोन का एक साइड इफेक्ट था, एमियोड्रोन का साइड इफेक्ट था, जैन, 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 अजवत, तहसीन, हमजा, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, जब जब आप फॉर एग्जांपल ए फिब वाला पेशेंट है, मैंने एक आपको बात बताई थी, एमियोड्रोन हम किस कंडीशन में देते हैं, क्यों देते हैं? वेरी गुड शराज। हम एमियोड्रोन बच्चों तब देते हैं जब हमारी जितनी भी बाकी एंटी अरिथमिक ड्रग हैं वो काम करना छोड़ दें, तो हमारे पास आखिरी हमारे पास फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एमियोड्रोन बचता होता है। इसीलिए मैंने कहा था आपको एमियोड्रोन देना। ठीक है, पहले हमने सबसे पहले इसके अंदर क्या देना, फ्लिकेनाइड देनी है। फिर फ्लिकेनाइड क्या थी बच्चों? हमारे क्लास 1C की ड्रग थी। ठीक है, फ्लिकनाइड से फर्क नहीं पड़ा इसको, लिडोकेन से फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, उसके बाद और कौन सी, डिजोपारामाइड से फर्क नहीं पड़ा, किसी से फर्क नहीं पड़ रहा, तो आखिरी हमारे पास ऑप्शन क्या थी? एमियोड्रोन। और एमियोड्रोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था? ये आपके पोटाशियम चैनल ब्लॉकर थी। ठीक है, कौन सी थी? पोटाशियम चैनल ब्लॉकर। नॉट फर्क जी, बिल्कुल अफसा। इसीलिए हम क्या देंगे इसके अंदर? एमियोड्रोन देंगे। एंटीकोआगुलेशन के साथ साथ हम इसके अंदर वो तो देंगे देंगे, हेपरिन देंगे, साथ हम इसमें एस्पिरिन भी दे सकते हैं। ठीक है, बस इसका यही ट्रीटमेंट करना था, किसका? ए फिब वाले पेशेंट का। अब ए फिब वाला कोई बच्चा इसको रिपीट कर देगा, ए फिब वाले पेशेंट के अंदर हम क्या क्या देखते हैं? ए फिब वाले पेशेंट के अंदर, ए फिब वाले पेशेंट के अंदर पी वेव हम देखेंगे? जल्दी जल्दी बताएं। ए फिब वाले पेशेंट के अंदर पी वेव देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखेंगे उस पेशेंट के अंदर? अगर देखेंगे तो रेट इसका नॉर्मल होगा, रिदम पे क्या इफेक्ट होगा? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं ना। ओके जी ठीक है, ओके। मुझे ये बताओ, एट्रियल माइक्सोमा की मैंने क्या फाइंडिंग बताई है आपको? फातिमा बच्चे, कौन सी एट्रियल माइक्सोमा की फाइंडिंग बताई है? एट्रियल माइक्सोमा की, वेट लॉस प्लस कौन सा मरमर? मिड डायस्टोलिक मरमर, वेरी गुड। अच्छा, जैन, जैन किधर है बच्चे? जैन, मिड डायस्टोलिक मरमर प्लस वेट लॉस देखते होते हैं इस पेशेंट के अंदर हम। ठीक है, अजवत, ना अजवत पार्टिसिपेट कर रहा है ना हमजा पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लास में है बच्चों आप दोनों? ठीक है, क्या मैंने बताया, एट्रियल एक्सोमा की आपने याद, एमियोड्रोन के साइड इफेक्ट याद रखने हैं। अगर पूछा जाए एज 60 से ज्यादा है तो क्या पहले हम क्या कंट्रोल करेंगे इसके अंदर? रेट कंट्रोल करेंगे कि रिदम कंट्रोल करेंगे? 60 से एज ज्यादा है, हम इसके अंदर रेट कंट्रोल करेंगे। अगर 60 से एज कम है तो फिर क्या करेंगे इसके अंदर? रिदम कंट्रोल करेंगे। ऐसी कौन सी ड्रग है जो रेट कंट्रोल करती हैं? ऐसी कौन सी ड्रग है जो रेट कंट्रोल करती हैं? एंड बच्चे, रेट पे शराज, शराज एंटी, मैंने बोला रेट कौन कंट्रोल करता है? बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। रिदम कंट्रोल करती है एंटी रिदमिक ड्रग। ठीक है, ओके जी। हम इसको एक दफा बुक से रीड आउट कर लेते हैं, 3 से 4 इंपॉर्टेंट डिजीजेस उसमें बुक में और मेंशन की हुई हैं। उसमें वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन है, उसको हम एक दफा ऊपर से रीड कर लेंगे। ठीक है, वो मैं आपको वहीं समझा दूंगा। फिर ईसीजी को क्लोज करें। यार अगर किसी को ईसीजी के नोट्स चाहिए ना, तो मेरे अपने नोट्स भी हैं ईसीजी के, वो जरा मैंने ज्यादा इजी करके लिखे हुए हैं।
ओके, मैं आपको वो नोट्स, वो मैंने सारा ही सीवीएस उस पर लिखा हुआ है ना, कंप्लीट सीवीएस के नोट्स हैं, वो है भी टेक्स्ट बुक के सारे, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके ओके। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की। मैंने इसके अंदर आपको क्या बताया, फर्स्ट डिग्री के अंदर पीआर प्रोलॉन्ग कर रहा होता है, वैगल टोन की वजह से ज्यादा, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सारी ये बातें हमने डिस्कस कर ली। पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग कर रहा है 200 मिली पर सेकंड से, ये बात हमने डिस्कस कर ली। इतना इसका ट्रीटमेंट नेसेसरी नहीं है हमारे पास। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर वो बीटा ब्लॉकर ले रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, रोक देंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है तो उसको रोक देंगे। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है, टाइप 1 मोबिट्स के अंदर, इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, वैन बैक बोलते होते हैं ना हम इसके अंदर। स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया कौन सी करवा सकती हैं, डाइजॉक्शन करवाती हैं, ये भी बीटा ब्लॉकर सारी वही उसने, सिर्फ डाइजॉक्शन इसके अंदर उसने ऐड की है, आपने याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा होता है, टाइप 1 वाले पेशेंट के अंदर फाइंडिंग क्या हो रही होती है, हाँ जी, साथ साथ बताते जाएं कमेंट में, साथ साथ मुझे बताते जाएं इसमें चैट बॉक्स में। पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा होता है और एकदम क्या हो रहा है इसके अंदर बच्चों, आपकी बीट मिस कर जाती होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ट्रीटमेंट ऐसा चीज का इंपॉर्टेंट नहीं है, एट्रोपिन दे सकते हैं, अगर एट्रोपिन से भी फर्क ना पड़ा तो क्या करेंगे, इस पेशेंट के अंदर हम पेस मेकर लगा देंगे। सेकंड डिग्री के अंदर भी हमने वही सारी बात डिस्कस की, इसके अंदर क्या होगा, पीआर इंटरवल कांस्टेंट रहेगा और एकदम उसकी क्या हो जाएगी बच्चों, बीट ड्रॉप कर जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई। रिजल्ट फ्रॉम द फाइब्रोटिक डिजीज, वो मैंने आपको बता दी, हिमाक्रोमाटोसिस, सार्कोडोसिस, वो सारी हमने डिस्कस कर ली है। एमआई भी करवा सकता है, ये सारी इसकी लिस्ट कॉजेज है। फाइब्रोटिक वाला पॉइंट याद रखना है इसके अंदर आपने। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप बीट विदाउट अ चेंज इन द पीआर इंटरवल, मतलब पीआर उसका कांस्टेंट है और क्यूआरएस उसको क्या कर गया, ड्रॉप कर गया। हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर तो इसका फार्माकोलॉजिकल पूछा जाए तो आपने बताना है एट्रोपिन ही देंगे, अगर उससे भी फर्क ना पड़ा तो पेसमेकर उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड डिग्री के अंदर क्या हमें पता चलेगा, ना पी वेव का पता चल रहा है, ना क्यूआरएस का पता चल रहा है, ना इसमें टी वेव का पता चल रहा है। फाइंडिंग क्या होगी, सिनकोप इसके अंदर होगा, डिजीनेस, एक्यूट हार्ट फेलियर। बच्चों इसके अंदर बस एक कैनन ए वेव शेप देखते हैं, ये शेप है, ठीक है, ये स्पेसिफिकली उसने लिखी हुई है, कैनन ए वेव देखते होते हैं ना हम। ठीक है, एट्रियल इसके थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर अगर पूछा जाए हम कौन सी वेव देखेंगे, तो आपने बताना है ए वेव देखेंगे। ठीक है, ए वेव, बस इसके अंदर ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, हम इसके अंदर जगलस वेनस प्रेशर पे ना जो वेव बनती है, उसके अंदर हम क्या देखेंगे, ए वेव देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, पेस मेकर इसके अंदर भी वही बात इसने यहाँ पे लिखी हुई है। अब बस सिक्स साइनस सिंड्रोम, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया सिंड्रोम, इसके अंदर पता क्या हो रहा था, एकदम से पेशेंट को कभी टैकीकार्डिया हो रहा था और एकदम से बच्चों ब्रेडिकार्डिया हो रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर ब्रेडिकार्डिया हो रहा होगा, आपको पता है उसके अंदर ब्लड ज्यादा देर के लिए हार्ट के अंदर रुकेगा, तो वो क्या करवा सकता है, कोआगुलेशन नहीं करवा सकता। इसलिए हम इसके अंदर क्या देंगे बच्चों, अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे, या इसके अंदर पेस मेकर लगा देंगे, साथ इसके अंदर हम कौन सी ड्रग देंगे, एंटी कोआगुलेशन देंगे। एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन में भी हम यही ड्रग दे रहे होते हैं, क्यों देते हैं, एम्बोलाई ना बने। ठीक है, ये भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर से क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता होता। यहाँ इसके अंदर क्या हो रहा होता है, टैकीकार्डिया हो रहा होता है एकदम से, यहाँ ब्रेडिकार्डिया हो रहा होता है। ठीक है, बस हमने उसी को ही ट्रीट करना होता है। क्लिनिकल फीचर सबके ही सेम है, सिंको, पाल्पिटेशन, डिस्निया, चेस्ट पेन, ये सब के अंदर ही हो रहा होता है, और एट द एंड आपको पता है क्या बनता है, थ्रोम्बस बनता है, और थ्रोम्बस की वजह से क्या हो सकता है, उस पेशेंट के अंदर स्ट्रोक भी हो सकता है, क्यों, जब वो एम्बोलाई बनती होती है। ठीक है, हाँ जी, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि एक दफा दोबारा रिपीट कर दो, जल्दी जल्दी बताएं, फिर इसको मैं रीड करवा कंप्लीट कराऊं। ओके, ओके क्लियर है। साइनस टैकीकार्डिया क्या होता है, जब आपकी 100 बीट से ज्यादा हो जाए ना, हम इसको साइनस टैकीकार्डिया बोलते होते हैं। हमने ट्रीट द अंडरलाइन कॉज करनी है, हाइपरटेंशन है तो उसको ट्रीट करेंगे। हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट आपको पता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है, उसके बीटा 1 जो हार्ट पर रिसेप्टर होंगे, ज्यादा से ज्यादा मैसेज मिलेगा, जितना मैसेज मिलेगा उतनी हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी उस पेशेंट के अंदर होगी, हमने उसको ट्रीट करना होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट के अंदर मैंने सारी आपको कॉजेज पढ़ा दी थी, पल्मोनरी डिजीज, इस्कीमिया, रूमेटिक हार्ट डिजीज, अनीमिया, एट्रियल मैक्सिमा वाली फाइंडिंग लिख लीजिएगा इसके अंदर, एमसीक्यू ऐसे आता होता है। थेराटॉक्सिकोसिस वाली, वही बीटा 1 रिसेप्टर ज्यादा एक्टिवेट होंगे, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता एट्रियल फिब्रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेप्सिस और एथेनॉल वाले केस में भी यही होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफन कॉज बाय द एक्टोपिक फोकाई विद इन द पल्मोनरी वेन। एक्टोपिक फोकाई क्या होता है, मतलब कि इटसेल्फ वो अपनी क्या कर रहा है, बीट जनरेट कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि कंजेनाइटली भी हो सकता है, तो इटसेल्फ जब भी आपकी इसने जनरेट की ना, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकती है। वही इसकी भी सारी फाइंडिंग है, कोई नई फाइंडिंग नहीं है इसके अंदर। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट में डिजीनेस, फटीग, पाल्पिटेशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर फॉर एग्जांपल आपका हार्ट सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो शॉक में भी जा सकता है ये वाला पेशेंट। अब ये वाला क्वेश्चन होता है, फिजिकल एग्जाम पे हम क्या देखेंगे, नो पी वेव विद क्या होगा, इरेगुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसको डबल टिक कर लें।
एग्जामिनर पूछता ही ये है। क्या करेगा वो, लिखेगा एक पेशेंट है, उसको डिजीनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चेस्ट पेन है, फटीग है, पाल्पिटेशन है। उसने कहा, उसने लिखना ऑन ईसीजी पी बेबी इज एब्सेंट एंड द इरेगुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज सीन, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो आपने बताना जी ए फिब वाला पेशेंट है। ट्रीट कैसे करना है इसके अंदर, हम रेट कंट्रोल करेंगे, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डाइजॉक्सिन देंगे, एंटीकोगुलेशन। वो जो मैंने आपको बताई थी एज के अकॉर्डिंग, वो आप सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बस। अगर एज 60 से ज्यादा फिर क्या देना है, एज 60 से कम है फिर क्या देना, डाइजॉक्सिन वो फॉर एग्जांपल। बीटा ब्लॉकर कब देने हैं इसके अंदर, आपने एंटी रिदमिक ड्रग कब देनी है, सारी वही बातें। एंटी कोगुलेट विद द वारफरिन और एंटी कोगुलेशन भी इसके अंदर हम देख सकते हैं। अनस्टेबल पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे, कार्डियो वर्जन कर देंगे। मतलब कार्डियो वर्जन पता क्या होता है, हम उसके अंदर इटसेल्फ बाहर से भाई, एक टॉपिक वही वाला पॉइंट रिपीट करना, एक मिनट। कार्डियो वर्जन वाले पेशेंट के अंदर पता क्या होता है, कार्डियोवर्जन वाले पेशेंट के अंदर ये होता है कि आपकी, हमने बाहर से अब इसके अंदर एक डिवाइस लगा देंगे जो इसकी हार्ट की जो बीट्स है ना उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। ठीक है। एक टॉपिक फोकाई वाले के पेशेंट के अंदर ये होता है, आपने सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया वाले पेशेंट के अंदर पढ़ा था कि उसकी एक्टोपिक बीट जनरेट हो रही है किसी अननोन कॉज की वजह से ना, किसी और कॉज की वजह से उसके अंदर जो बीट्स जनरेट हो रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक फोकाई बोलते हैं, एक्टोपिक बीट्स बन रही हैं। हमें इसकी कॉज नहीं पता, एक्टोपिक बीट को जनरेट कर ही जा रहा है। जब वो एक्टोपिक बीट जनरेट कर रहा होगा ना, फिर हमने इस केस में पता क्या ट्रीटमेंट करना है। अब आपको पता है, आपको कॉज नहीं पता, फॉर एग्जांपल एक फाइब्रोसिस हुई, फाइब्रोसिस होने की वजह से आपकी वहां पे, फॉर एग्जांपल ये फाइब्रोसिस हुई, यहाँ से भी बीट जनरेट होना स्टार्ट होगी, नॉर्मली नहीं होनी चाहिए थी यहाँ से। ठीक है। हम बाहर से इसको क्या देंगे बच्चों, यहाँ कार्डियो वर्जन देंगे। ठीक है। कार्डियोवर्जन क्या करेगा, बीट को, हार्ट की जो रिदम है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। या इस पेशेंट के अंदर हम क्या देंगे, कैथेटर एब्लेशन करेंगे। अब कैथेटर हम डालेंगे हार्ट के अंदर। एब्लेशन होता है कि जो फॉर फॉर एग्जांपल जो हार्ट का एरिया एबनॉर्मल बीट जनरेट कर रहा होगा ना, हम उसको काट देंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे और बाकी हार्ट पे नॉर्मल हो जाएगा, एक्टोपिक बीट जनरेट नहीं होगी। ठीक है। एक्टोपिक वाला केस है जब भी, तो आपने बताना है या इसके अंदर हम कार्डियोवर्जन करेंगे, अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो कैथेटर एब्लेशन करेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गई। हाँ जी, प्री मेच्योर होती है हार्ट बीट, हमें कॉज नहीं इसकी स्पेसिफिकली पता होती। एक्टॉपिक होता है कि कहीं और से बीट आ जाना। आपने एक्टॉपिक कहीं और भी कॉजेज पढ़ी होगी ना। एक्टॉपिक होते हैं हमें पता नहीं चल रहा बीट आ किधर से रही है इसकी। ठीक है। फिर हम उसको देखने के लिए इसके अंदर कार्डियो वर्जन कर रहे होते हैं या इसके अंदर कैथेटर एब्लेशन कर रहे होते हैं। हफ्सा समय में आ गई आपको। हाँ जी, लाइक टॉपिक प्रेगनेंसी, ध्यान लिए। अच्छा, एट्रियल फ्लटर वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है यार, वही मैंने आपको बता दी, 300 टाइम से ज्यादा इसके अंदर वो बीट बन रही होगी, इसके अंदर 300 से भी ज्यादा, सारी वही शॉर्ट टूथ अपीयरेंस आपको अफसाने टाइप करके बता दी थी। रेट कितना होगा, 240 से लेके 320 तक होगा इसके अंदर। एंटीकोआगुलेशन देंगे, कार्डियोवर्जन, वही सारी बातें, इसमें कोई नहीं है। शॉर्ट टूथ अपीयरेंस याद रखेंगे इसके अंदर। और मल्टीपल पी वेव यहाँ पे लिख लें अगर उससे मल्टीपल पी वेव नहीं लिखी हुई। ठीक है। रिदम रेगुलर और मल्टीपल पी वेव वही इसके अंदर आएगी। ये वाला क्लियर है। ओके जी, अगर ये वाला क्लियर है। मल्टीपल एट्रियल मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया क्या होता है, अब देखें। एट्रियल टैकीकार्डिया के अंदर नाम से पता चल रहा है एट्रिया ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा एट्रिया क्या कर रहा है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर हो सकता है, सीओपीडी डिजीज के अंदर हो सकता है। ठीक है। और किसके अंदर हो सकता है, हाइपोक्सीमिया वाली डिजीज के अंदर हो सकता है। इन शॉर्ट, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है ना, तो क्या हो जाता है, आपका एट्रिया जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है। दिस इज नोन एज एट्रियल टैकीकार्डिया। जब आपके अंदर क्या हो बच्चों, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज कर दे। इसमें जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना, वो कहता है कि हम इसकी ईसीजी पे ना 3 डिफरेंट किस्म की पी वेव्स देख रहे होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि डिफरेंट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पी वेव विल सीन इन विच डिजीज। तो आपने बताना बच्चों, मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया के अंदर देखते होते हैं। ठीक है। अब आपको पता है फॉर एग्जांपल टैकीकार्डिया हो रहा है किसी पेशेंट के अंदर, तो मतलब रेट इंक्रीज कर रहा है, तो हम रेट को डिक्रीज नहीं करेंगे। अब ऐसे कौन से ड्रग है जो रेट को डिक्रीज करते हैं, बीटा ब्लॉकर नहीं करते, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं करते। प्लस ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, हाइपोक्सीमिया की रीजन क्या है, हम उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। हाँ जी, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया।
ओके जी, ओ की जगह ये वाला समझ में आ गया। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा था बच्चों? वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम पढ़ा था। ऊपर वाला पढ़ाता हूँ अभी। वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के अंदर मैंने क्या बताया था, क्या हो रहा था? हाँ जी, किसी को पता है? डेल्टा वेव बताई थी मैंने इसके अंदर आपको। और मैंने क्या इसके अंदर बताई थी? और क्या मैंने फाइंडिंग बताई थी इसके अंदर? पीआर क्या हो रहा था बच्चों? कम नहीं कर रहा था। ये दो इंपॉर्टेंट बात। क्यों कर रहा था? इसके अंदर ना एक्सेसरी कंडक्शन जनरेट हो रही होती है। ठीक है, मतलब कहीं और से भी हार्ट को मैसेज मिल रहा है, कंडक्शन वेलोसिटी कहीं और से भी जनरेट हो रही है, जो हार्ट को कंट्रैक्ट कर रही है। इसकी वजह से भी क्या कर रहा है? जितना बच्चों हार्ट जोर जोर से कंट्रैक्ट करेगा, उतना पीआर शॉर्ट नहीं बनेगा इसके अंदर, उतना पीआर इसके अंदर क्या करेगा? शॉर्ट बनेगा। सारे सिम्टम इसके भी टोटली सेम हो गए जी। प्री एक्साइटेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर, ठीक है। डेल्टा वेव देखेंगे, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसके अंदर देखेंगे, और पीआर इंटरवल क्या देखेंगे इसके अंदर? वाइड क्यूआर और शॉर्ट पीआर इंटरवल। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, डबल टिक कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसका क्या ट्रीटमेंट बताया था? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई पेशेंट आया, इसको हमने ट्रीट कैसे करना है? हम अब आपको पता है, अब इसका रिदम इरेगुलर हो रहा ना, हम ऐसे ड्रग देंगे जो इसके रिदम को नॉर्मल करेंगे। पीआर डिक्रीज करना, आर स्पेसिफिकली इसके रिदम पे इफेक्ट आया, उसके अंदर कौन सी हो सकती है? क्या हम इस पेशेंट के अंदर प्रोकेनामाइड दे सकते हैं? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं। अगर हम इसका रिदम कंट्रोल करेंगे पहले, उसके अंदर प्रोकेनामाइड देंगे, एम्योड्रोन दे सकते हैं, फ्लिकेनाइड दे सकते हैं, डाइजोपैरामाइड दे सकते हैं। सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मैंने आपको बताया होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी वजह से, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम की वजह से, अब आपको मैंने बताया ना कि इसके अंदर कहीं और से कंडक्शन आ रही है, इसकी वजह से अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को सुप्रा वेंटिकुलर टैकिकार्डिया हो गया ना, तो उसके अंदर हम क्या देंगे? हम उसके अंदर क्या हम ट्रीटमेंट देंगे? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं। एडिनोसिन देंगे, ठीक है। हमने इसको आगे सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देना। हमने ऐसी ड्रग देनी है तो जो इसको आगे सुप्रा वेंट्रिकुलर इसके अंदर टैकिकार्डिया में जाने ना दे। इसके अंदर वालसेल्वा करेंगे, कैरोटिड करेंगे, और इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम बच्चों? जैसे कि ये फिर अफसर ने बताया, हम इसके अंदर क्या करेंगे? एडिनोसिन दे सकते हैं, बस वही बात इसने यहाँ पे लिखी हुई है। पारोक्सिस्मल एट्रियल टैकिकार्डिया। अब एट्रियल टैकिकार्डिया क्या है इसके अंदर भी? भाई एक्टोपिक पेस मेकर है हमारे किसके अंदर? एट्रिया के अंदर, जो क्या करवा रहा है? हमारी बीट जनरेट करवा रहा है। एक्टोपिक पेस मेकर एट्रियम के अंदर पड़ा हुआ है। इसकी भी सारी वही है, पाल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंजाइना, सिनकोप, सारी वही है। पी वेव मिलेंगी, लेकिन इसके अंदर एक्सिस वो क्या होंगे? नॉर्मल नहीं होंगे, ठीक है। क्यू आर इसके अंदर नॉर्मल होगा। ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, एडिनोसिन इसके अंदर देंगे, ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको जस्ट लाइक सुप्रा वेंटिकुलर टैकिकार्डिया, ठीक है। वो वेंटिकुलर का था, ये एट्रियल का टैकिकार्डिया। ये हो क्यों रहा है? एक्टोपिक पेसमेकर। आपने फॉर एग्जांपल एक पेशेंट था हमारे पास, कोई भी पेशेंट था जिसका हार्ट से इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, आपने उसके अंदर पेसमेकर लगा दिया ट्रीटमेंट के तौर पर ना। जब आपने उसका पेसमेकर लगा दिया, अब उसका पेसमेकर ही इटसेल्फ वो है, वेव्स हैं, वो सही तरह जनरेट नहीं कर रहा, इम्पल्सिस है वो सही तरह बना नहीं रहा। जब उसका वेव वो इम्पल्सिस सही तरह नहीं बनाएगा, तो उसकी पी वेव सही तरह जनरेट नहीं होगी। सबसे पहले पी वेव ही बनती है ना पेस मेकर पे, तो पी वेव सही नहीं बनेगी। जो हमारा क्यू आर एस होगा ना, वो ठीक बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने भाई वेंट्रिकुलर पे पेस मेकर नहीं लगाया, एट्रिया पे पेस मेकर लगाया, इसीलिए इसकी पी वेव इफेक्टेड होगी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल रहेगा। अब आपको पता है कि ये एट्रियल टैकिकार्डिया का पेशेंट है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे? एडिनोसिन देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर भी होगी। समझ आ गई ये वाले पॉइंट कि रिपीट कर दूं? ओह, रिपीट कर दूं कि समझ आ गई? ओके जी, समझ में अगर ये वाली पॉइंट आ गई। क्या रह गया? अब क्या रह गया? अच्छा, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया रह गया। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में सबसे पहले आपने बताना है कि टैकिकार्डिया तो 100 बीट पर मिनट से ज्यादा क्या हो रहा है इसके अंदर? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, अगेन सारी वही कॉजेज आपने बतानी है कि इसके अंदर कहीं और से एक्टोपिक बीट आ रही है, जो क्या करवा रही है? वेंट्रिकुलर को कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है स्पेसिफिकली। अब कौन कौन सी डिजीज जो करवा सकती हैं, किस किस डिजीज के साथ ये देखा गया है? आपने बताना भाई फाइब्रोसिस होगी। वही फाइब्रोसिस वाला पॉइंट याद रखना है, जो मैंने आपको बताया था कि थिएटर एब्लेशन करते हैं इसके अंदर, क्योंकि वो क्या होता है? फाइब्रोसिस वाला पॉइंट आपका आपकी इम्पल्सिस जनरेट करवा रहा होता है, वो मैंने आपको बताया था ना, वही वाला पॉइंट याद रखना यहाँ पे भी। हाइपोक्सिया करवा सकता है, फाइब्रोसिस करवा सकती है, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज करवा सकती हैं, या हाइपरथायराइडिज्म करवा सकती है। हाइपरथायराइडिज्म आप सबको पता है कि कैसे करवा रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे? जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा वो वाइड होगा कि नहीं होगा? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर फॉर एग्जांपल इस पेशेंट के अंदर टैकिकार्डिया हो रहा है,
तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर वाइड होगा, लेकिन पी वेव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों पी वेव पे फर्क नहीं पड़ेगा? भाई ये वेंट्रिकुलर का इशू है, ना कि किसका, एट्रियम का, एट्रिया का इशू है, ठीक है। इसीलिए पी वेव इसके अंदर ठीक होगी, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो क्या कर देगा इस पेशेंट के अंदर, वाइड कर देगा। अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे, बीटा ब्लॉक कर देंगे इसके अंदर भी, और क्या देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब वेंटिकुलर टैकीकार्डिया आ गया। अब आपको पता, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एमआई का पेशेंट है। अब आप ये वाला टॉपिक तो मुझे खुद पढ़ा है ना। फॉर एग्जांपल एक वेंटिकुलर टैकीकार्डिया का पेशेंट है, उसको क्या टैकीकार्डिया हो क्यों रहा है वेंटिकुलर का, या उसको एमआई है, मतलब कि ब्लड सही नहीं मिल रहा हार्ट को, उसकी वजह से वो जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं किसी तरीके से बॉडी को ब्लड दे दूं, या पीछे कोई ना कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज चल रही है, या इस्कीमिया वाला पेशेंट है। इन सब के अंदर क्या हो रहा है, इन शॉर्ट, कि जो ब्लड है, हाँ जी, कार्डियोमायोपैथी, वो हार्ट की तरफ जा नहीं रहा। जब आपको पता है, जब हार्ट की तरफ नहीं जाएगा, अर्ली स्टेज पे, एक्यूट स्टेज पे, हार्ट अपनी तरफ से अपना फुल जोर लगाएगा किसी तरीके से, मैं जितना भी मेरे पास ब्लड है वो मैं निकाल दूं बाहर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, टैकीकार्डिया पीछे, इशू तो हमारा पीछे चल रहा है ना। हमने क्या करना है, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज करनी होती है। हमने सिर्फ इसके अंदर हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को रोकना होता है कि ज्यादा ना हो। हम इसके अंदर ड्रग्स देंगे, अगर स्पेसिफिकली ड्रग से फर्क नहीं पड़ेगा तो कार्डियो वर्जन दे देंगे। कार्डियो वर्जन मैंने आपको क्या बताया, इस पेशेंट के अंदर क्या करता है बच्चों, इसकी रिदम को इट सेल्फ मेंटेन कर रहा होता है खुद। अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, अब आपको पता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आगे किसके अंदर चेंज होता है, भाई वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर चेंज हो सकता है अगर ज्यादा देर टैकीकार्डिया है। तो हम उसको एंटी रिदमिक ड्रग देके उसका क्या करेंगे बच्चों, रिदम को कंट्रोल करवा देंगे। क्या देंगे, वही लिडोकैन, वो जो मैंने आपको सारी पढ़ाई थी, सारी चीजें इसमें वही है, कोई इसमें बात नहीं है, ठीक है। इसके वो भी सारे वही हैं, इसके क्या कहते हैं, वो सिम्टम्स भी टोटली सारे वही हैं। अच्छा, मैंने आपको जब एमआई पढ़ाया था, मैंने एमआई में एक मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ बताई थी, वो क्या बताई थी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेरी गुड, ठीक है। याद रखना है कि वेंट्रिकुलर अरिदमिया जो होती है ना, एरिदमिया होती है, वो क्या करवा सकती है आपकी, एमआई वाले पेशेंट के अंदर डेथ करवा सकती है। अब देखिए, उसने वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाले पेशेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, कि कोई ना कोई भाई उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसका हार्ट अरेस्ट में जा रहा है, या उसको एमआई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन शॉर्ट कहने का मतलब कि हार्ट की जो बीट है वो सही तरह जनरेट नहीं हो रही, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गई है, उसके अंदर ना हमें पल्स नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि भाई इसके अंदर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, फड़फड़ा रहा है, ठीक है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन तो आ नहीं रही, जिसकी वजह से ब्लड बाहर निकले हार्ट से और पल्स उसकी जनरेट हो, वो सीन तो इस पेशेंट के अंदर है नहीं है। तो इसीलिए इसके इसके अंदर क्या होगा, हमें पल्स नहीं मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाले पेशेंट के अंदर पूछता है कि इस पेशेंट के अंदर हमें पल्स क्यों नहीं मिलती, तो आपने बताना वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है सही। फिर आपने बताना है कि एमआई वाले पेशेंट के अंदर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट के अंदर, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर करके थक जाता है ना, सही, वो फुली कॉन्ट्रैक्ट जोर से नहीं कर सकता, तो ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, ब्रेन की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, सिनकोप होगा इसके अंदर, बीपी इसके अंदर हमें नहीं मिलेगा, पल्स भी नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि ब्लड जा ही नहीं रहा आगे। हमने इसके अंदर क्या देना है, फौरन से एसीएलएस प्रोटोकॉल करना होता है, और डीफिब्रिलेशन करनी होती है। इसके अंदर हमने हार्ट की जो फिब्रिलेशन है उसको क्या करना है, डिवाइस लगा के कम करना होता है, ठीक है, ताकि कुछ बीट्स आए और वो फुली स्ट्रांग हो, हार्ट के अंदर से ब्लड बाहर निकाले, जितने भी इसके सिम्टम्स ये हमें अपियर हो रहे थे, पल्स शल्स एब्सेंट थी, वो नॉर्मल हो जाए। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन समझ में आ गया। ये सर्जरी में बताएंगे, एसीएलएस प्रोटोकॉल काफी लंबा है, ये इटसेल्फ एक कंप्लीट टॉपिक है, ये हफ्सा सर्जरी का टॉपिक है एसीएलएस। अच्छा, टोरसाडे डी पॉइंट भी मैंने आपको पढ़ाया होगा। टोरसाडे डी पॉइंट के अंदर क्या होगा, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग कर देगा, वही हाइपोकलीमिया, हाइपोकाल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, ये सारे क्या करवा रहे होते हैं आपकी बच्चों, ये आपकी सही, ये क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करवा रहे होते हैं, वही इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अल्कोहलिज्म भी करवा सकती हैं। इसके अंदर क्या हो सकता है, कैन प्रेजेंट विद सडन कार्डिक डेथ, टिपिकली एसोसिएटेड विद पाल्पिटेशन, डिजनेस एंड सिनकोप, वही लिखा हुआ है। इसके अंदर उसने क्या लिखा, 150 से लेकर 250 तक बीट इसके अंदर होती हैं। बाइट्स हम इसके अंदर कार्ड मैग्नीशियम देंगे, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम कम है तो पोटाशियम देंगे, कैल्शियम कम है तो कैल्शियम देंगे, मैग्नीशियम कम है तो मैग्नीशियम देंगे इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। बस इसके अंदर इसने वही लिखा हुआ है, और इसके अंदर इसने कोई रॉकेट साइंस मेंशन नहीं की हुई। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है।
क्या क्वेश्चन क्या बताया भाई, एट्रियल रिपोलराइजेशन क्यों इतनी नजर नहीं आती जैसे कि वेंट्रिकुलर रिपोलर। देखो शिराज, मैंने आपको बताया था, आपने बताया एट्रियल रिपोलराइजेशन हमें क्यों नजर नहीं आती, कि हमें वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन नजर आती। शिराज, मैंने आपको शुरू में बताया था भाई 80% ब्लड तो वैसे ही चला जाता विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भाई उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही तो रिलैक्सेशन नजर आएगी, हमें रिपोलराइजेशन नजर आएगी उस पेशेंट के अंदर। अब आप खुद बताओ मुझे, जब ब्लड वैसे ही खुद ही जा रहा है उसके अंदर, 80% तो वैसे ही निकल रहा है उसके अंदर से, ठीक है, इसीलिए हमें एट्रियल रिपोलराइजेशन नजर नहीं आती इस पेशेंट के अंदर। ओके। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन? छुट्टी है अब। कल अब आपने प्लेबेबल के एमसीक्यूज करने हैं, इजाजत जी इजाजत, मुझे पता आप वैसे ही बहुत तंग आ गए हो मेरे से। किसने कहा था रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो? ओके जी, ओके जी। यार ये जितनी आपको ईसीजी करवाई है ना, ये आनी चाहिए, बाकी आए या ना आए, ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए। और पढ़ लेते हैं, मैं आपको वो प्लेबेबल के जेम्स करा देता हूँ। जेम्स कब करने हैं, सुबह करने हैं कि कब करने हैं? ओके जी, जेम्स कल कर लें। जेम्स कर लें। अब सिस्टम मुझे बताएं, सिस्टम कौन सा शुरू करें? पढ़ना ही नहीं है, थोड़ी बातें भी कर लें। बिक्सी वाली हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ओके जी, ओके जी, बहुत तंग आओगे मुझे लगता है तुझे। यार ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ओके ਰੀਨਲ ਔਰ ओके। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਸਪੀਰੇਟਰੀ ਦਾ ਲੇਕਿन ਸਾਰੇ ਰੀਨल ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छा, अब इधर ਹੁਣ इधर कौन सा करना है, एंडो करना है, रेनल ਹੁਣ करना है, ये रीनल ही मुझसे कर तो लो पूछो। ਹੁਣ। भाई एंडो कर लेते हैं, एंडो की बेसिक कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी। हाँ चलो ठीक है, कुछ ये भी कुछ सही है। बच्चों ने पता क्या है यार, कुछ बच्चों ने बेसिक साथ साथ अभी रेनल की फर्स्ट टाइम भी अगर पढ़नी होगी ना, तो फिर रेनल के अगर हम साथ साथ चलाएंगे, हम आगे चल रहे हैं सर पीछे चल रहे हैं, तो जरा थोड़ा सा डी रेंज हो जाएगा। सर एंडो ना करवाएं, कोई और करवा दें एंडो, कोई मजे का ही करवा दें जिससे बंदा हो जाए थोड़ा, कोई और करवा दे। बच्चे ये सारे अब आप एंडो दोनों आप सारे सीवीएस सारे डिसाइड करें। मिलते जुलते हैं। पूल रख देने हैं, फिर देखी जाएगी। हाँ पूल रख दो, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर देख लेंगे कौन सा सिस्टम करना है, ऐसे ठीक है। पूल रख देते हैं, क्योंकि कुछ कह रहे हैं एंडो करवा दें, कुछ कह रहे हैं वो करवा दें। मुझे कोई इशू नहीं, मुझे जो कहोगे मैं करवा दूंगा। बेसिकली एंडो का फायदा पता क्या है, एंडो आपका 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा। एंडो 4 दिन में खत्म हो जाएगा आपका, हार्डली 4 दिन में। इजी भी है, आप ये पीछे सीवीएस भी रिवाइज करते रहोगे। ये चीज देख लेना आप। एक सिस्टम 4 दिन में हो रहा है, एक सिस्टम 5 7 दिन में हो रहा है, तो फर्क तो पड़ रहा है ना उसमें आपको। और बाकी सीवीएस की समझ सही आई है? कोई फीडबैक दे दो जालमो। 10 दिन लाते तुझे सीवीएस। ये जो कह रहे हैं ना बहुत ज्यादा लेवल, ये 3 क्लासेस में तो आया ही नहीं है ये। चलो शुक्र है, अगर समझ में आ गई। इसके हम सुबह जब प्लेबेबल जेम्स करेंगे ना, वो सिर्फ उतर मजा आ गया। जब आप जेम्स करेंगे ना, आपको सारी चीजें वो पहले ही आती होंगी, आपने कहना है बस इसको रिवाइज ही करना है। ऊपर से देख के वो रीड करते करते जाना, वो आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। भाई जस्ट 2 में इंशाल्लाह। ओ हाँ जी जी, मुझे पता है आप जो 2 में एब्सेंट थे उसके अंदर। ओके जी, अब आप तंग आ रहे हैं, अब आप दूसरी क्लास में अपनी बेसिक्स वाली, मुझे दें इजाजत। आप भी रखें अपना ख्याल, कल मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।